अब सिया उसके नीचे थी और अक्षत सिया के ऊपर। इस वक्त सिया को अपने बॉडी में बहुत पेन हो रहा था, लेकिन उसने डर के मारे कुछ नहीं बोला। तभी अक्षत अपना फेस उसके गर्दन में छुपा लिया और उसके कंधे पर अपने होठों से रब करने लगा। उसे इस तरह देखकर दिया डर से कांप गई। वह हकलाते हुए बोली, आप। सिया की बात सुनते ही अक्षत उसके एयरलोब पर किस करते हुए बोला, शश बेबी कॉल, तुम्हें कोई भी क्वेश्चन करने की परमिशन नहीं है। मैं जो कर रहा हूँ उसे करने दो, क्योंकि तुम मुझे मेरा सुकून हो और मुझे इस वक्त सुकून की जरूरत है। इतना बोलकर वह अपने होठों को सिया के गर्दन पर सहलाने लगा। अक्षत के ऐसा करने से सिया की आंखें बंद हो गई। वह अब ये सोच रही थी कि अक्षत आगे क्या करने वाला है, यही सोचकर डर रही थी। वही अक्षत जब भी सिया के करीब होता था उसे एक सुकून मिलता था। उसे ऐसा लगता था कि वह इसी सुकून को पाने के लिए ना जाने कितने सालों से भटक रहा है, जिसकी इकलौती वजह थी सिया, जिसके गरीब होने से अक्षत अपनी सारी परेशानियां भूल जाता था। नहीं तो आज तक एक छोटी सी बात पर वह न जाने क्या क्या कर जाता था। वही अक्षत आज अब अपने दिमाग से सोच समझ कर काम करने लगा था। उसके इस व्यवहार को सनी भी नोटिस कर रहा था, क्योंकि जिस तरह से जैक्सन ने अक्षत से बात की थी, अगर पहले वाला अक्षत होता तो जैक्सन को वही मार देता, लेकिन अक्षत ने उसे वार्निंग देकर छोड़ दिया था। कहीं ना कहीं सिया के आने से अक्षत की जिंदगी में एक बदला भी हो रहा था, लेकिन सिया का क्या, वह तो अभी ठीक से अपनी परेशानियां सोच भी नहीं सकती थी। यहाँ आए हुए उसे पूरे 2 दिन हो गए थे, लेकिन इन 2 दिनों में वह सिर्फ घर से सिर्फ हॉल और बैकयार्ड में गई थी। इसके सिवा इस घर में कौन रहता था, कैसा है, सिया को इस बारे में कोई भी अंदाजा नहीं था। वह अभी भी अपनी सोच में गुम थी। तभी उसे अपनी गर्दन पर एक तेज दर्द महसूस हुआ, जिसे महसूस करते ही सिया के हाथ तुरंत अपनी गर्दन पर चले गए। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसने जब अपनी आंसू भरी आंखों से सामने देखा तो अक्षत का धुंधला चेहरा दिखाई दिया। वही अक्षत की नज़र भी सिया के ऊपर ही थी। सिया इस समय बेहद मासूम और क्यूट लग रही थी, लेकिन वह जब उसके आंखों में आंसू को देखा तो उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। वह अपने हाथों से सिया के आंसुओं को पोंछते हुए बोला, बेबी गर्ल डोंट क्राई, तुम्हें पता है ना मुझे तुम्हारे आंखों में आंसू बिल्कुल भी नहीं पसंद, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना। सिया को इस आदमी की बातें समझ में नहीं आती थी। एक पल के लिए तो इतना प्यार दिखाता था कि सिया सब कुछ भूलकर उसमें खोने लगती थी, वहीं दूसरे पल उससे ऐसी वार्निंग देता था जिससे सिया का मन करता था कि वह बस जल्द से जल्द इस मिनिस्टर से दूर चली जाए। अक्षत ने जब सिया को सोचते देखा तो उसके गाल पर पिंच किया और बोला, बेबी गर्ल्स क्या हुआ, तुम किसके बारे में सोच रही हो। उसकी बात सुनते ही सिया डरते हुए अपना सर न में हिलाने लगी। वही अक्षत को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि सिया उसके करीब रहकर किसी और के बारे में सोच रही है, इसीलिए वह दोबारा से सिया के चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें किसी के बारे में सोचने की इजाजत नहीं है, मैं तुम्हारे सामने हूँ, तुम मुझे देखो, मेरे बारे में सोचो। इतना बोलकर उसने सिया को झटके से अपनी गोद में उठा लिया। वहीं सिया को उम्मीद नहीं थी कि अक्षत उसके साथ ऐसा कुछ करेगा। वह अपनी आंखें बंद कर ली, तभी उसे महसूस हुआ कि वह हवा में झूल रही है। उसने जब अपनी आंखें खोलकर सामने देखा तो उसकी नज़रें अक्षत की नज़रों से टकरा गई। वहीं अक्षत उसे वॉशरूम में लेकर जा रहा था। वह इस समय बहुत ही अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। यह उसके लिए पहली बार था जब वह किसी लड़के के सामने ऐसे कपड़ों में थी। दरअसल रात में अक्षत ने जो उसे अपनी शर्ट बनाई थी, अभी तक सिया ने उसी शर्ट को पहन रखा था जो कि उसके थाई तक आती थी। इस वक्त सिया की गोरी और पतली टांगे पूरी तरीके से अक्षत के सामने खुली हुई थी। वहीं अक्षत की नज़र सिया के चेहरे पर गई तो देखा कि इस वक्त उसका चेहरा पूरे तरीके से रेड हो गया था। उसे ऐसे अपने सामने शर्माते देख अक्षत उसके कानों के करीब झुका और बोला, बेबी गर्ल्स डोंट साई, क्या मैंने कभी तुम्हें ऐसे नहीं देखा है, बल्कि मैं तो तुम्हें बिना कपड़ों के लिए भी देख चुका हूँ। उसकी बातें सुनकर सिया को और भी ज्यादा शर्म आ रही थी, साथ ही गुस्सा भी आ रहा था। वह इमेजिन भी नहीं कर सकती थी कि यह बेशर्म आदमी उसके सामने इस तरीके से बात करेगा। क्या इसके अंदर थोड़ी भी शर्म नहीं है। तभी उसे अक्षत की आवाज़ सुनाई पड़ी जो उसे देखते हुए बोला, नहीं। उसकी बात सुनकर सिया चौंक गई। तभी अक्षत अपनी बात कंप्लीट करते हुए बोला, तुम बिल्कुल सही सोच रही हो, मेरे अंदर बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है और तुम्हारे सामने तो मैं बेशर्म बनना ही पसंद करूंगा। इतना बोलकर उसने अपनी एक आंख दबा दी। वही उसकी इस हरकत से सिया शॉक रह गई थी। दूसरी तरफ जैक्सन और विलियम्स अक्षत से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो दोनों उसके बारे में पता नहीं लगा पा रहे थे कि अभी वह इस वक्त कहाँ होगा और कैसे उन्हें मिलेगा। उन्हें अक्षत के सहारे की सख्त से सख्त जरूरत थी और वह एक बार उससे मिलकर कंफर्म करना चाहते थे कि क्या अक्षत उनकी मदद करेगा, लेकिन ये तो सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए था। उनका असली टारगेट तो सिया थी, जिसके बारे में कुछ देर पहले वह दोनों बातें कर रहे थे, लेकिन वह बेचारे शायद इस बात से अनजान थे कि वह किसी और की नहीं बल्कि माफिया बॉस मैक्स की गर्लफ्रेंड है। तो पहले अक्षत इतनी आसानी से उसे कैसे छोड़ देगा उन लोगों के हाथ लगने के लिए, लेकिन वह अपनी बात पर अडिग थे। किसी भी हालत में बस सिया का पता लगाना था
ताकि वह लोग अक्षत को कंट्रोल कर सके और अपनी खोई हुई पोजीशन को भी वापस पा सके, जो कि अक्षत के बिना सपोर्ट के पॉसिबल नहीं था। इसीलिए वह लोग ये सारी बातें कह रहे थे। फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरी इस स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए और अभी ये स्टोरी ट्रेनिंग लिस्ट में दिखा रही है, लेकिन बहुत नीचे आप लोग इसे इतना सपोर्ट करें कि ये ट्रेंडिंग लिस्ट में ऊपर आ जाए। एंड आप सभी से एक ज़रूरी बात करनी थी। आज मेरी पॉकेट एफएम वालों से बात हुई है। उन्होंने कहा है कि हमारे इस स्टोरी में कुछ एडल्ट कॉन्टैक्ट आ गए थे, तो पीछे की जो हमने रोमांटिक चैप्टर लिखी तो उसमें से कुछ पार्ट में कट करना पड़ा, पर डोंट वरी, इस स्टोरी को हम और इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करेंगे। एंड हाँ, कुछ दिनों तक आपको रोमांस थोड़ा कम देखने को मिलेगा। बस एक बार स्टोरी थोड़ा आगे बढ़ जाए, इसके बाद फिर से वही रोमांस देखने को मिलेगा। एंड हाँ, आप लोग बिल्कुल भी निराश ना हो, क्योंकि मैं इस स्टोरी को थोड़ा भी बोरिंग नहीं बनाने वाली हूँ। इसमें अभी आगे बहुत से सीक्रेट है जो एक एक कर खुलने वाले हैं। इसके बाद आपको सिया और अक्षत का प्यारा सा रोमांस भरा प्यार और क्यूट नोकझोंक भी देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड, प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कमेंट में ज़रूर बताएगा कि हम क्या करें। क्या आपको हमारा आइडिया अच्छा लगा या बुरा? एंड हाँ, प्लीज़ यार रेटिंग मत कम किया करो, इतने भी बुरे नहीं लिखे हैं। प्लीज़ 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 रेटिंग मत किया करो यार, बड़ी दुख होता है। और आज तो आप लोग जिस तरीके से प्यार दिए हो ना, रेटिंग को 4.8 से घटाकर 4.5 की कर सच में देखकर मेरे आंखों से आंसू ही आ गए। आप लोगों का इतना प्यार मुझे हजम नहीं होता है। सॉरी यार बकवास करने के लिए, बाकी आप लोग सजेस्ट करिएगा कि मैं क्या करूँ। थैंक यू सो मच। अब आगे उनका असली टारगेट तो सिया थी, जिसके बारे में कुछ देर पहले वह दोनों बातें कर रहे थे, लेकिन वह बेचारे शायद इस बात से अनजान थे कि वह किसी और की नहीं बल्कि माफिया बॉस मैक्स की गर्लफ्रेंड है। तो पहले अक्षत इतनी आसानी से उसे कैसे छोड़ देगा उन लोगों के हाथ लगने के लिए, लेकिन वह अपनी बात पर अडिग थे। किसी भी हालत में बस सिया का पता लगाना था, ताकि वह लोग अक्षत को कंट्रोल कर सके और अपनी खोई हुई पोजीशन को भी वापस पा सके, जो कि अक्षत के बिना सपोर्ट के पॉसिबल नहीं था। इसीलिए वह लोग ये सारी बातें कह रहे थे। दूसरी तरफ रोहन और रागिनी के लिए काफ़ी मुश्किल हो गया था, क्योंकि डॉक्टर ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था और पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि आखिर ज्योति के साथ ही ऐसा क्यों हुआ। वहीं रागिनी और रोहन अभी पता चला तो दोनों काफ़ी डर गए। बहुत मेहनत से रोहन ने अपने डैड के मदद से इस समस्या को शार्ट किया था। अभी रागिनी उसके गले लगे रोए जा रही थी। दरअसल कुछ देर पहले रोहन ने रागिनी को बहुत डांटा था, क्योंकि रोहन इन सब से बचने के लिए अपनी डैड की मदद लिया था, जिस वजह से उसके डैड को पता चल गया था कि रागिनी और रोहन ने मिलकर क्या किया है। हालांकि उन्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन वह इसीलिए उसे डांटे थे क्योंकि इस वजह से उन दोनों का नाम पुलिस में आया था। वह बहुत मुश्किल से अपने कनेक्शन की वजह से रोहन के डैड में उन दोनों को इससे बाहर निकाले थे। वही रोहन जैसे ही रागिनी को डांटने लगा, रागिनी अपने आंसू भरी आंखों से रोहन की तरफ देखते हुए बोली, रोहन बेबी, यह सब मैं अपने लिए नहीं कर रही हूँ, ये सब मैं अपने फ्यूचर के लिए कर रही हूँ। तुम ही सोचो, अगर मिस्टर डॉट दास खुश रहे तो हमारा कितना प्रॉफिट होने वाला है। रागिनी की बात सुनने के बाद रोहन खुद को रिलैक्स किया और बोला, मुझे इससे प्रॉब्लम नहीं है रागिनी कि तुम किसी के साथ क्या करती हो, बस तुम कोई ऐसा काम ना करो कि तुम्हारी इमेज को इफेक्ट पड़े। उसकी बात सुनते ही रागिनी आगे बढ़कर रोहन के होठों पर किस कर ली और बोली, आई एम सॉरी बेबी, आगे से ऐसा नहीं होगा। वही रोहन ने जैसे ही रागिनी से सॉरी सुना, वह तुरंत उसे गले लगा लिया और बोला, सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए रागिनी, जो काम में मुझे करना चाहिए वह तुम मेरे लिए कर रही हो, आई एम सॉरी। वही रागिनी की ने जैसे ही रोहन की बातों को सुना, उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। हालांकि उसका चेहरा रोहन के ऑपोजिट साइड था, इसीलिए रोहन उसका फेस नहीं देख पा रहा था। वहीं दूसरी तरफ कुछ देर बाद अक्षत अपने गोद में सिया को उठाए बाथरूम से बाहर लेकर आया और उसे बेड पर बैठा दिया। वही सिया बहुत अनकंफर्टेबल हो रही थी, क्योंकि इस वक्त उसका शरीर एक शार्ट बाथरोब से ढका हुआ था, जो उसके थाई तक थे, जिससे उसकी गोरी और लंबी टांगें खुली हुई थी, जिससे उसे अक्षत के सामने शर्म आ रही थी। भले ही वह दोनों फिजिकल हो चुके हो, लेकिन अब भी सिया जब उसके सामने ऐसे आधे कपड़ों में होती थी तो उसे अजीब महसूस होता था। वही अक्षत जो सिया के लिए अपने कबर्ड में कपड़े ढूंढ रहा था, उसके चेहरे पर झुंझलाहट साफ दिख रही थी। बेचारा क्या करे, उसके पास तो लेडीज के कोई कपड़े थे ही नहीं, सिर्फ उसके ही कपड़े थे जिनमें ज्यादातर ब्लैक या वाइट थे। बाकी अक्षत कोई भी कलर के कपड़े नहीं पहनता था। जब पूरा ढूंढने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला तो वह अपने हाथों में एक ब्लैक शर्ट और ब्लैक जीन्स लिए सिया के सामने खड़ा था। वह कभी अपने हाथों में पकड़े कपड़े की तरफ देखता तो कभी सिया की तरफ। वह अपने मन में सोचा, क्या इस लड़की को इतना छोटा होना जरूरी था? आखिर अब वह उसके लिए कपड़े कहाँ से लाए?
अब उसे रियलाइज हो रहा था कि सिया को अपने साथ रखने के लिए उसे उसकी ज़रूरतों का सामान का भी होना जरूरी है, लेकिन उसने तो आज तक कभी शॉपिंग की ही नहीं थी। उसने सोचा कि वह अपने डिजाइनर को घर पर ही बुला ले, लेकिन फिर यह सोचकर वह अपनी बातों को टाल दिया कि उसके घर में कोई नहीं आ सकता। अक्षत के घर में कोई भी नहीं आता जाता था, सिर्फ राघव और सनी को छोड़कर बाकी एक दो जो सर्वेंट थे वह भी अपना काम कर करली लिविंग एरिया से ही बैकयार्ड में बने सर्वेंट क्वार्टर में रहते थे। किसी को परमिशन नहीं थी कि अक्षत की इजाजत के बिना उसके घर में आए। मजबूरी में उसने सिया को वह कपड़े पहन आया और जब उसकी नज़र सिया की तरह पड़ी तो उसे सिया बहुत क्यूट लगी। दरअसल अक्षत के की हाइट कुछ ज्यादा ही बड़ी थी और सिया की हाइट उससे काफी कम थी। हालांकि सिया की हाइट इतनी भी कम नहीं थी। सिया की हाइट जहां 5 फुट 4 इंच की थी, वहीं अक्षत की हाइट 6 फुट 2 इंच की थी। तो उसके कपड़ों में सिया पर बिल्कुल किसी बिल्ली के बच्चे की तरह लग रहे थे। वही सिया भी घूर घूर के अक्षत की तरफ देख रही थी। जब अक्षत ने उसे अपने तरफ घूरता देखा तो उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। उसका मन कर रहा था कि वह अभी सिया को खा ही चला जाए। वो सिया की तरफ झुका और उसके कानों के पास जाकर बोला, अगर तुम मुझे ऐसे ही घूरती रही ना तो मैं ये भूल जाऊंगा कि अभी तुम उस कंडीशन में नहीं हो कि मुझे झेल सको। उसकी बेशर्म भरी बातें सुनकर सिया ने अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया। वही अक्षत को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि सिया उससे नहीं देख रही है। वह जबरदस्ती उसके दोनों साइड के गालों को पकड़ा और उसका फेस अपने तरफ किया। अब उन दोनों का फेस एक दूसरे के सामने था। हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो सॉरी क्योंकि कल चैप्टर अपलोड नहीं कर पाए। कल मेरा प्रैक्टिकल था इसीलिए लिखने का टाइम ही नहीं मिला, पर डोंट वरी आज 2 चैप्टर मिलेगा। और हाँ, यह चैप्टर थोड़ा छोटा है लेकिन शाम तक आपको एक लॉन्ग चैप्टर मिल जाएगा। थैंक यू। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड रिव्यू। थैंक फ्रेंड्स। अब आगे वो सिया की तरफ झुका और उसके कानों के पास जाकर बोला, अगर तुम मुझे ऐसे ही घूरती रही ना तो मैं ये भूल जाऊंगा कि अभी तुम उस कंडीशन में नहीं हो कि मुझे झेल सको। उसकी बेशर्म भरी बातें सुनकर सिया ने अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया। वही अक्षत को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि सिया उससे नहीं देख रही है। वह जबरदस्ती उसके दोनों साइड के गालों को पकड़ा और उसका फेस अपने तरफ किया। अब उन दोनों का फेस एक दूसरे के सामने था। वहीं दूसरी तरफ मुंबई में एक खंडहर सी जगह पर 30 या 31 साल का लड़का खड़ा था। उसकी आंखों में बेहद खौफनाक मंजर दिखाई दे रहा था। अभी उसके सामने किसी को बांधकर रखा गया था और वह लड़का एक तक उस आदमी को घूरे जा रहा था। तभी वह लड़का गिड़गिड़ाते हुए बोला, बॉस मुझे माफ कर दीजिए, मैं नहीं जानता कि वह कौन था। बस उसने मुझे कहा था कि मैं सर को उसके बताए हुए एड्रेस पर लेकर पहुंच जाऊं, नहीं तो वह मेरी पूरी फैमिली को मिटा देगा। मुझे इसके अलावा कुछ भी नहीं पता। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनते ही वह लड़का उसके चेहरे पर अपना पैर टिकाया और उसके चेहरे के बिल्कुल करीब झुककर बोला, भले ही तुम्हें ना पता हो कि वह कौन है लेकिन मुझे पता है। अब तुम मुझे ये बताओ कि उसने तुमसे कांटेक्ट कैसे किया। उसकी बात सुनते ही वह डरते हुए अपने पॉकेट से फोन निकाला और उस लड़के के हाथों में दे दिया। उसने जैसे ही उसका फोन खोलकर चेक किया तो उसमें कुछ भी नहीं था। वह घूरकर उस आदमी की तरफ देखते हुए बोला, क्या तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो या मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रहे हो? इसमें कुछ भी नहीं है। उस लड़के की बात सुनते ही वह आदमी जो अभी बंधा हुआ था वह उसके डैड का ड्राइवर था। वह डरते हुए बोला, नहीं सर, मुझे इसी फ़ोन पर एक नंबर से मैसेज आया था, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन उसकी बातों पर उस लड़के को बिलीव नहीं हुआ। वह अपने असिस्टेंट की तरफ देखते हुए बोला, इसे खत्म कर दो। इतना बोलकर वह लड़का जैसे वहां से जाने लगा तभी एक दर्द भरी चीख उस सुनसान जगह में गूंज गई। वही वह लड़का जैसे ही आगे आया उसके सामने एक ब्लैक मर्सिडीज कार पहले से ही खड़ी थी। वह तुरंत जाकर उसमें बैठा और कार जल्दी जैसे ही उसकी कार स्टार्ट हुई उसने अपना टैब ऑन किया और उसमें कुछ सर्च करने लगा। जैसे ही सर्च बॉक्स ओपन हुआ उसकी निगाहें एक निशान पर जाकर टिक गई जिसमें बड़े ही स्टाइलिश तरीके से एम लिखा गया था। उस निशान को देखते ही वह लड़का बेहद खतरनाक आवाज में बोला, बस कुछ पल की दूरी, फिर मुलाकात है, जरूरी मिलना जरूरी है। एम या मैक्स, बस एक बार मैं तुमसे मिलने, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुमने मुझसे उलझाकर कितनी बड़ी गलती कर दिए हो। उस लड़के की आवाज़ सुनते ही सामने जो ड्राइवर अभी ड्राइविंग कर रहा था उसकी हड्डियां तक कांप गई। वह अपने मन ही मन बोला, आज बॉस को क्या हो गया है, अब ये किसे मारने की प्लानिंग कर रहे हैं, वह भी शेरो शायरी में। लेकिन उसने उसके मुंह पर कुछ ना कहना ही ठीक समझा। दूसरी तरफ अक्षत जैसे ही सिया का चेहरा अपने तरफ किया, सिया की नजरें अपने आप नीचे झुक गई। यह बात अक्षत को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। सिया को इस तरह नजर झुकाए देखकर वह सिया की तरफ घूर कर देखा और बोला, बेबी मेरी आंखों में आंखें डालकर बात करो और मैं तुमसे जो सवाल कर रहा हूँ उसका आंसर दो, क्या मैं इतना बुरा हूँ? उसकी बात सुनने के बाद सिया को समझ में नहीं आया कि वह उसके सवालों का क्या जवाब दे। आखिर वह एक ऐसे आदमी को जवाब कैसे दे सकती है जो उसके लाइफ में जब से आया है तब से उसकी जिंदगी उथल पुथल हो गई है।
यहाँ तक कि उसे कहाँ जाना है, क्या करना है, ये तक नहीं पता। 3 दिन हो गए थे लेकिन अभी तक सिया को अक्षत ने कभी भी अपने नज़रों से दूर नहीं किया था। वह 24 घंटे उसके आसपास रहता था और उस दिन तो अक्षत ने हद ही कर दी कि उस सर्वेंट को सिया के हाथों से गोली मरवा दिया। सिया ने इससे पहले ऐसा खतरनाक काम कभी नहीं किया था। बस उसी पल को याद कर उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा। वही अक्षत ने जैसे ही सिया को डरते देखा वही डेविल स्माइल किया और सिया का चेहरा अपने दोनों हाथों से पकड़ते हुए ऊपर कर बोला, बेबी गर्ल, मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ कि तुम मुझसे डरो। हाँ, मैं बुरा हूँ लेकिन बाकियों के लिए तुम तो मेरी जान हो और कोई अपनी जान को नुकसान पहुँचाता है क्या? इतना बोलकर उसने प्यार से सिया के माथे पर किस कर लिया। जब भी वह सिया के साथ ऐसा करता था तो सिया को काफ़ी अपनापन महसूस होता था, लेकिन वह समझ नहीं पाती थी कि जो अटैचमेंट उसे आज तक रोहन से नहीं हुई है, वह अटैचमेंट उसे इस 2 दिन के मिले आदमी से क्यों हो रही है, जबकि वह तो इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहती। वह अभी भी अपने सोच में खोई हुई थी। तभी उससे ऐसा लगा जैसे कुछ उसके शरीर पर रेंग रहा है। वह महसूस करते ही सिया सिहर गए। उसने जैसे ही अपने नजरें नीचे की तो देखा कि अभी अक्षत के हाथ उसके शर्ट के अंदर थे। वही अक्षत बहुत प्यार से सिया को देख रहा था। उसकी आंखों में एक अलग ही जुनून दिखाई दे रहा था जो हद से बेहद था। सिया तो उसकी आंखें देखकर ही डर से कांप गई, लेकिन वह कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं कर रही थी। उसे इस आदमी से बहुत डर लगता था। हालांकि अभी तक अक्षत ने सिया के साथ कुछ भी गलत नहीं किया था, बस फिजिकल होने के अलावा बाकी वह सिया का जिस तरह से केयर करता था, आज तक उतनी केयर सिया की ना तो रोहन ने किया था और ना ही रागिनी ने, बल्कि उसे तो याद भी नहीं था कि उसके लाइफ में कोई था जो अक्षत जितना उसका केयर किया हो। वह अभी भी अपनी सोच में घूम थी। तभी उसके मुंह से एक आह निकल गई। वहीं अक्षत अभी भी उसके चेहरे की तरफ देखकर एक डेविल स्माइल दिए जा रहा था। उसके दिमाग में अभी बहुत कुछ चल रहा था। जहां सिया अपने ख्यालों में उलझी हुई थी वही अक्षत उसे देखकर कुछ सोचे जा रहा था। जो क्या था ये तो अक्षत ही जाने, लेकिन कुछ तो था जो बहुत खतरनाक था। कौन है वह अनजान लड़का और क्या है उसका मैक्स के साथ रिलेशन? क्यों लेना चाहता है वह मैक्स से बदला और क्या चल रहा है अक्षत के दिमाग में? डियर दिनक्षी, डोंट वरी डियर, मैंने रागिनी और रोहन के लिए पहले ही बहुत अच्छे से पनिशमेंट सोच रखी है, पर अगर आपके दिमाग में कोई बेहतर आइडिया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। आई होप मैं उसे राइट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड रिव्यू। थैंक यू। अब आगे। आज तक उतनी केयर सिया की ना तो रोहन ने किया था और ना ही रागिनी ने, बल्कि उसे तो याद भी नहीं था कि उसके लाइफ में कोई था जो अक्षत जितना उसका केयर किया हो। वह अभी भी अपनी सोच में घूम थी। तभी उसके मुंह से एक आह निकल गई। वहीं अक्षत अभी भी उसके चेहरे की तरफ देखकर एक डेविल स्माइल दिए जा रहा था। उसके दिमाग में अभी बहुत कुछ चल रहा था। जहां सिया अपने ख्यालों में उलझी हुई थी वही अक्षत उसे देखकर कुछ सोचे जा रहा था। जो क्या था ये तो अक्षत ही जाने, लेकिन कुछ तो था जो बहुत खतरनाक था। अभी भी अक्षत के हाथ सिया के बॉडी पर चल रहे थे। वहीं सिया के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह अक्षत को ना बोल सके। तभी सबसे तेज दर्द का एहसास हुआ जिससे उसने अपनी आंखें भींच ली। अक्षत ने जब सिया को दर्द में देखा तो उसे प्यार से गले लगा दिया और उसके कान के पास जाकर बोला, बेबी गर्ल, तुम मेरी हो और सिर्फ मेरी ही रहोगी। मेरी एक बात ध्यान से सुन लो, अगर तुम मेरी हर बात मानकर मेरे साथ रहती हो तो तुम्हें हर चीज़ की आज़ादी होगी, और अगर मेरी बात नहीं मानी तो फिर मैं तुम्हें ना कोई आज़ादी दूंगा और ना ही तुम्हें दुनिया देखने दूंगा। इस समय उसकी बातों में एक अलग ही जुनून दिखाई दे रहा था। वही सिया तो उसकी बातें सुनकर समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर अक्षत उससे कहना क्या चाहता है। श्रेया अपनी सोच में उलझा रही थी। तभी उसे महसूस हुआ कि वह हवा में झूल रही है। उसने जब अपनी नज़रें उठाकर देखी तो वह इस समय अक्षत के गोद में थी। वहीं जैसे ही उसने अक्षत को अपने आप को गोद में उठाए देखा उसका मुंह बन गया, पर अक्षत बिना उसकी तरफ ध्यान दिए उसे लेकर रूम से बाहर निकला और घर से बाहर जाने लगा। नहीं, जैसे ही वह मेन डोर तक पहुंचा ही था कि तभी सनी उसके आगे आकर खड़ा हो गया। अक्षत ने सनी को एक नज़र घूरकर देखा, जैसे उसे कहना चाहता हो कि वह वहां से हट जाए, लेकिन सनी इतनी आसानी से उसकी बात कहाँ मानने वाला था। वह अक्षत से बोला, तुम इस समय कहाँ जा रहे हो? ये सेफ नहीं है बाहर जाने के लिए। अक्षत में उसकी बातों को इग्नोर करते हुए बोला, मैं सब संभाल लूंगा। इतना बोलकर उसने सनी की तरफ देखकर दिया आई ब्लिंक कर दिया और वहां से सिया को लेकर चला गया। जैसे ही वह घर से बाहर निकला वहां पर पहले से ही एक कार खड़ी थी। अक्षत जाकर अपनी कार में श्रेया को गोद में लिए हुए बैठ गया। कुछ देर बाद इनकी कार वहां से निकल गई। वहीं उनके जाने के बाद सनी उसी तरह देखते हुए बोला, मैं जितना तुम्हें उस लड़की से दूर करना चाहता हूं तुम उतना ही उसके करीब जा रहे हो। आखिर मैं ऐसा क्या करूं कि तुम उससे दूर हो जाओ? मुझे तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम इस वक्त उस लड़की के साथ रहकर बिल्कुल पागल हो गए हो। तभी तो तुम्हें ये तक याद नहीं कि हमारे दुश्मन जो ना जाने कब से इस मौके का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें तुमने वह मौका खुद ही दे दिया।
इतना बोलकर वह वहां से दूसरी तरफ चला गया। वही सिया ने जैसे ही ध्यान दिया कि वह दोनों कहाँ जा रहे हैं तो इस समय उनकी कार फुल रफ्तार से रोड पर दौड़ रही थी। वहीं दूसरी तरफ एक आदमी जो बाइक से उनकी कार का पीछा कर रहा था, उसने किसी को कॉल किया और बोला, बॉस आपने जैसा बोला था वैसा हो गया है और उस मैक्स की कार अभी मेरे सामने है, अब मुझे क्या करना होगा। जैसे ही उस आदमी की बात खत्म हुई सामने वाले ने कुछ बातें उसे बताया, इसके बाद कॉल कट कर दिया। वही अक्षत जो अपनी कार में बैठे मिरर के थ्रू उस आदमी को देखे जा रहा था। जैसे ही उस आदमी ने कॉल कट किया, अक्षत के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। वह अपने मन ही मन बोला, मैं भी यही चाहता हूँ, बस एक बार तुम वह करो जो मैं तुमसे करवाना चाहता हूँ। इतना बोलकर उसकी नज़र अपनी गोद में बैठे सिया पर गई जो इस समय उदास नज़रों से विंडो से बाहर देख रही थी। उसे उदास देखकर अक्षत के आगे किसी लड़की की धुंधली सी परछाई याद आने लगी, जिसमें एक लड़की जिसने बहुत ही प्यारा सा अनारकली सूट पहना था जो लाइट पिंक कलर का था। उसने अपने बालों को एक चोटी में गूंथ रखा था, साथ ही उसके माथे पर एक छोटी सी बिंदी थी और उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट जो किसी का भी दिल जीत ले। उसे याद करते ही अक्षत के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, लेकिन तभी कार को एक झटका लगा जिससे वह अपने ख्यालों में बाहर आया और जैसे ही उसने सर नीचे किया उसकी नज़र सिया के चेहरे पर पड़ी। उसका चेहरा एक बार फिर से इमोशनलेस हो गया। सिया को नहीं पता था कि अक्षत उसे इस समय कहाँ लेकर जा रहा है और क्यों, लेकिन उसने अब शायद उससे कोई सवाल करना ही छोड़ दिया था। जब पहली बार सिया उससे मिली थी तो कितनी रिक्वेस्ट की थी कि वह उसे छोड़ दे, लेकिन अक्षत ने उसकी बात को नहीं माना। बस तब से ही सिया ने इन 2 दिनों से अक्षत से कोई बात नहीं की थी। वह उसकी मनमर्जियां करने देती थी, चाहे जो चाहे वह कर ले, पर सिया शांत ही रहती थी। यह बात अक्षत को बिल्कुल ही हजम नहीं हो रही थी। वह चाहता था कि सिया उससे बात करे, लड़ाई करे, झगड़े और अक्षत ने उसे एक बार भी हंसते हुए नहीं देखा था। वह तो उसे दुनिया भर की खुशियां देना चाहता था, लेकिन शायद उसे नहीं पता था कि उसके पास सबसे बड़ी दुख की वजह वह खुद ही था। पर कुछ भी हो जाएगा, सिया को अपने आप से अलग नहीं कर सकता था। अभी भी वह दोनों एक दूसरे के ख्यालों में खोए हुए थे। तभी उनकी कार रुक गई और ड्राइवर बोला, बॉस हम पहुंच गए हैं। उसकी बात सुनते ही अक्षत कार से बाहर निकला और दोबारा से सिया को गोद में उठाकर आगे चलने लगा। सिया ने जब अपने सामने देखा तो वह एक बहुत बड़ा मॉल था जहां पर अक्षत उसे लेकर आया था। एक नज़र अक्षत की तरफ देखिए जो आगे चलते हुए बड़े ध्यान से आसपास देख रहा था। इस वक्त वहां पर कोई भी नहीं था, पूरा माल खाली था। सिया को लगा कि जरूर कुछ गड़बड़ है, क्योंकि वह माल बहुत बड़ा था और इतने बड़े मॉल में एक भी आदमी ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता था। तभी उसकी नज़र गई तो देखा कि वहां पर कुछ स्टाफ है जिसमें ज्यादातर फीमेल थी। सिया को अब ये सब देखकर बहुत अजीब लग रहा था। वही अक्षत जिसने अपने फेस को ब्लैक कलर के मास्क से कवर किया हुआ था, वह सिया को लेकर बिना किसी इमोशन के एक लेडीज क्लॉथ की तरफ बढ़ गया। जैसे ही वह वहां पहुंचा तुरंत उस मॉल का मैनेजर दौड़ते हुए आया और उसके सामने अपना सर झुका लिया। वही मैक्स को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तभी मैनेजर को ऐसा लगा जैसे यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। उसने जब अपना सिर उठाकर मैक्स की तरफ देखा तो वह अपनी लाल आंखों से मैनेजर कांप गया। उसे महसूस करते ही मैनेजर वहां से 9-2-11 हो गया। नहीं, अक्षत अभी भी सिया को अपनी गोद में लिए एक बड़े से किंग साइज सोफे पर बैठा हुआ था। सबसे अच्छी बात यह थी कि आज अक्षत ने सिया को भी एक फेस मास्क से कवर किया गया था, जिसमें से उसकी खूबसूरत आंखें जो कि ब्लू कलर की थी वह कैसे किसी तितली की तरह फड़फड़ाते हुए अपने आसपास की चीजों को एक्साइटमेंट में देख रही थी। वहीं अक्षत की नज़र अभी भी सिया की तरफ थी। तभी कुछ फीमेल स्टाफ अपना सर झुकाए उनके पास आकर खड़ी हो गई। मैक्स ने सिया की तरफ इशारा करते हुए उन्हें उसके लिए कुछ कपड़े दिखाने के लिए बोला। उसका इशारा समझते ही वह तुरंत में उसके आगे एक से एक डिजाइनर कपड़े लाकर रखने लगी। वही सिया जितना एक्साइटमेंट में देख रहे थे, लेकिन जब उसके प्राइस टैग देखती तो उसका मुंह बन जाता, क्योंकि वहां पर जितने भी कपड़े थे सब बहुत महंगी थे जो सिया कभी यह एफर्ट नहीं कर सकती थी। मैक्स देख रहा था सिया के चेहरे के बनते बिगड़ते भाव को। काफी देर वेट करने के बाद जब सिया ने अपने लिए कुछ सेलेक्ट नहीं किया तो अक्षत खुद उसके लिए कपड़े सिलेक्ट किया और उसके साथ जो बॉडीगार्ड आए थे उन्हें दे दिया। इसके बाद वह सिया को गोद में उठाया और वहां से बाहर निकल गया। वही उसके जाने के बाद मॉल में जितने भी वर्कर काम कर रहे थे सब ने अपने सीने पर हाथ रखकर एक गहरी लंबी सांस लिए। उन्हें सुबह ही बता दिया गया था कि मैक्स आने वाला है और कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगा। बस इसी बात को लेकर वह लोग डरे हुए थे। वहीं कुछ दूर जाने के बाद में अक्षत के गार्ड जो उसके और सिया के पीछे चल रहे थे, उनकी कार एक एक कर रास्ता भटकने लगी या तो उनके कार से बहुत दूर होने लगी। अक्षत सब नोटिस कर रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक कोल्ड लुक था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह ये सब खुद होने दे रहा है। वहीं सिया ने जैसे ही अपना सिर विंडो की तरफ करना चाहा तभी अक्षत उसका सर पकड़कर अपने सीने से लगा लिया। सिया को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने बिना कुछ बोले शांति से अपनी आंखें बंद कर ली।
तभी मैक्स की नज़र मिरर के थरू पीछे पड़ी जहां पर 3 से 4 ब्लैक कलर की गाड़ियां उनके कार के पीछे लग चुकी थी। वह लोग उसकी कार को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे थे। ड्राइवर ये सब देखकर बहुत हड़बड़ा गया। वह जैसे ही उससे कुछ कहने वाला था उससे पहले ही मैक्स ने उसे इशारे कर सीधे चलने को बोल दिया। ड्राइवर बिल्कुल मैक्स के कहे अनुसार चलने लगा। तभी वहां पर एक जोर का धमाका हुआ और चारों तरफ ढेर सारा धुआं उठा। वहीं के पीछे जो कार चल रही थी उसमें से 2 लोग बाहर निकले और उसकी कार को देखे हुए बोले, आखिर हम कामयाब हो ही गए मैक्स, कब तक तुम हमसे बचोगे। इतना बोलकर वह लोग जैसे ही मैक्स की कार के पास पहुंचे, जब उन्होंने अंदर जाकर देखने की कोशिश की तो वहां पर कोई नहीं था, सिर्फ एक लड़की पड़ी हुई थी। जैसे ही उन दोनों की नज़र उस लड़की के ऊपर पड़ी उनकी आंखें हैरानी से खुल गई। उन्हें तो लगा था कि वह लोग इस लड़की पर आसानी से नहीं पहुंच पाएंगे, फिर यह सब कुछ ऐसा कैसे हुआ। वह लोग अभी भी अपनी आंखें फाड़े सिया को देख रहे थे जो अपनी आंखें बंद कर करके सीट पर लेटी हुई थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह बेहोश हो। उसे बेहोश देखकर जो 2 लोग थे उनके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। तभी उनमें से एक आदमी सिया को देखते हुए बोला, उफ क्या तबाही है। अब मुझे पता चला कि मैक्स इस लड़की के पीछे पागल क्यों है। जब ऐसी तबाही होगी तो मैक्स का कोई भी पागल हो जाएगा। ये बोलकर वह जोर जोर से हंसने लगा। तभी उसकी हंसी अचानक से गायब हो गई और उसके पैर डर से कांपने लगे। उसके साथ जो आदमी था उसने जैसे ही अपने बगल में देखा उसके भी पैर कांपने लगे। आखिर कौन है वह दोनों लोग और कहाँ है अक्षत? क्या सिया को अक्षत बचा पाएगा? प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड रिव्यू। थैंक यू। अब आगे उनके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। तभी उनमें से एक आदमी सिया को देखते हुए बोला, उफ क्या तबाही है। अब मुझे पता चला कि मैक्स इस लड़की के पीछे पागल क्यों है। जब ऐसी तबाही होगी तो मैक्स का कोई भी पागल हो जाएगा। ये बोलकर वह जोर जोर से हंसने लगा। तभी उसकी हंसी अचानक से गायब हो गई और उसके पैर डर से कांपने लगे। उसके साथ जो आदमी था उसने जैसे ही अपने बगल में देखा उसके भी पैर कांपने लगे। जैसे ही उन्होंने अपने बगल में देखा तो अभी उनके ठीक पीछे मैक्स था जो कि अपने दोनों हाथों में गन लिए उनके पीछे सर पर लगाए खड़ा था। उसे देखकर वह दोनों डर से कांपने लगे क्योंकि वह बहुत अच्छे तरीके से जानते थे कि एक बार जो मैक्स के नज़रों में आ जाता है वह इतनी आसानी से नहीं बचने वाला। वही मैक्स उनके सर पर बंदूक रखे हुए बोला, मैं भी सोच ही रहा था कि आखिर तुम लोग अब तक शांत कैसे हो, लेकिन तुम लोगों ने मुझे गलत प्रूफ कर दिया। मैक्स की बात सुनते ही वह लोग समझ गए कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ था वह मैक्स की चाल थी। दरअसल अक्षत को पहले ही पता चल गया था कि वह लोग क्या चाहते हैं। वह जल्द से जल्द उन दोनों का सफाया करना चाहता था क्योंकि उससे एक इम्पोर्टेंट काम करना था और इन दोनों के रहते उसका काम नहीं होने वाला था। जिन लोगों के ऊपर मैक्स ने अभी बंदूक तान रखी थी वह कोई और नहीं बल्कि जैक्सन और विलियम थे, जो अक्षत और सिया का पीछा करते हुए यहाँ तक आए थे ताकि वह सिया को अपना मोहरा बनाकर मैक्स से अपना काम निकलवा सके। वही विलियम ने जैसे ही देखा कि अब वह मैक्स के चंगुल से नहीं बचने वाला है तो वह रोते हुए मैक्स का पैर पकड़ लिया और बोला, मैक्स तुम जो कहोगे मैं वह करूंगा, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं मरना नहीं चाहता। वही मैक्स के चेहरे पर एक डेविड स्माइल थी, लेकिन जैक्सन अभी भी घूरते हुए मैक्स को देख रहा था। जैसे ही अक्षत कुछ कहने वाला था तभी उसकी नज़र बगल में गई। वह कुछ सोच पाता इससे पहले ही विलियम जो कि उसका पैर पकड़ने के लिए नीचे बैठा था वह झटके से उसका पैर पकड़कर खींच दिया और अपने पीछे से गन निकालते हुए बोला, तुम बहुत कच्चे खिलाड़ी हो मैक्स, तुम क्या सोचे हम तुम्हें इतनी आसानी से तुम्हें छोड़ देंगे? नहीं, तुमने हमारा वर्षों का कमाया हुआ धन दौलत ऐसो आराम सब हमसे छीन लिया है। अब हम तुम्हें इतनी आसानी से भला कैसे छोड़ दें? ये तो पाप होगा ना, क्योंकि तुम भी तो कहते हो कि जो तुमसे तुम्हारी कोई एक चीज़ छीने तो तुम उसकी वह सारी चीज़ें छीन लो जो उसकी लाइफ में इम्पोर्टेंट होगा, और मेरे लाइफ में मेरा रुतबा सबसे इम्पोर्टेंट था जो आज तुम्हारी वजह से मुझसे छीना जा रहा है। लेकिन एक बात सोच लो मैक्स, मेरे रुतबे के साथ साथ तुम्हारी जान भी जाएगी। इतना बोलकर वह जैसे ही गोली चलाने वाला था तभी उसे एक तेज किक लगी और वह कुछ दूर पर जाकर उल्टे हुए गिरा। वही जैक्सन इतने टाइम में एक शब्द भी नहीं बोला था, वह सिर्फ मैक्स को ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा था। दरअसल अभी भी अक्षत के फेस पर ब्लैक कलर का मास्क लगा हुआ था जिससे ना तो विलियम और ना ही जैक्सन उसका चेहरा देख पा रहे थे। उन्हें पहले ही पता था कि आज तक किसी ने भी मैक्स को देखा नहीं है, लेकिन जैक्सन मैक्स को इसीलिए देख रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने इस चेहरे को पहले भी कहीं देखा है। तभी एक तेज पंच उसके ऊपर पड़ा और वह भी दूर छटक कर गिर गया। अचानक से कई सारी गाड़ियां वहां आकर रुकी और उसमें से ब्लैक कपड़े पहने बॉडीगार्ड निकले जो मैक्स को चारों तरफ से घेर लिए। वही विलियम और जैक्सन ने जैसे ही अपने बॉडीगार्ड को देखा वह मैक्स के पास आकर उसके सामने खड़े हो गए और बोले, तुम क्या समझते हो इतनी आसानी से हम तक पहुंच जाओगे? तो ये तुम्हारी गलतफहमी है क्योंकि हम जितना ऊपर दिखते हैं उससे 2 गुना नीचे हैं।
ये बोलकर वह दोनों जोर जोर से हंसने लगे। वहीं मैक्स बहुत ध्यान से अपने आसपास की चीजें को ऑब्जर्व कर रहा था। तभी विलियम्स उसके कार की तरफ बढ़ते हुए बोला, बस बहुत हो चुका लुका छुपी का खेल, अब तो सामने से वार होगा और इसमें तुम भी मरोगे और तुम्हारी महबूबा भी। ये बोलकर वह जैसे ही मैक्स की कार के पास पहुंचा तभी मैक्स ने झटके से जैक्सन का गला पकड़ लिया और चिल्लाते हुए बोला, अगर तुमने अपना एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तो मैं इसे जान से मार दूंगा। उसकी बात सुनते ही सारे बॉडीगार्ड और मैक्स के ऊपर गन लगा दिए। वहीं विलियम्स जो कि सिया की तरफ बढ़ रहा था उसके कदम रुक गए, लेकिन कुछ देर के बाद वह शैतानों की तरह हंसते हुए बोला, मुझे पता है मैक्स कि तुम उसे मार दोगे, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने कदम पीछे नहीं लूंगा क्योंकि जिसे तुम पकड़े हो ना वह मेरी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंट पर्सन नहीं है, लेकिन जो अभी मेरे आंखों के सामने होगी वह तुम्हारी लाइफ की इंपॉर्टेंट पर्सन है, बल्कि या कहूँ कि तुम्हारी जान है। उसकी बातें सुनते ही मैक्स की आंखें गुस्से में लाल हो गई। वह चिल्लाते हुए बोला, ठीक है, देखते हैं आज कौन किसकी जान लेता है। वही जैक्सन की तो डर से हालत खराब हो गई। वह डॉक्टर से काम रहा था कि विलियम्स अपनी जिद छोड़ दे और मैक्स की बात मान ले। वही विलियम उसकी बातों को अनसुना करते हुए आगे बढ़ गया। जैसे ही वह मैक्स के कार के पास पहुंचा वह डोर खोलकर अपना हाथ आगे बढ़ाकर उस लड़की का चेहरा देखने की कोशिश करने वाला था। तभी वहां पर गोली चली और वह गोली विलियम्स के माथे के बीचों बीच से निकल गई। किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि ये सब कैसे हुआ, लेकिन मैक्स के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। वहां पर जितने भी लोग थे सब शॉक हो गए क्योंकि मैक्स के पास तो रिवॉल्वर थी ही नहीं तो फिर उसने गोली कैसे चलाई। वहीं मैक्स अभी भी अपने बाजुओं में जैक्सन का गर्दन पकड़ रखा था। वह चौंक कर अपने आसपास देखने की कोशिश कर रहा था। वहीं जैक्सन की डर से हालत खराब हो गई थी। वह खुद अपने सामने ही विलियम्स को मरते देखा था, अब उसे भी डर लगने लगा था। वह भी मैक्स के आगे गिड़गिड़ाते हुए बोला, प्लीज तुम मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, मैं किसी को इस बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा। वही मैक्स शैतानी हंसी हंसते हुए बोला, मैं तुम्हें छोड़ दूं, तुम तो मेरे जीत की पहली सीढ़ी हो और मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूं यह नहीं हो सकता। वही मैक्स की बात सुनते ही जैक्सन और ज्यादा डर गया। वह जानता था कि आदमी कितना पागल है, उसके साथ कुछ भी कर सकता है। वह डॉक्टर से काम रहा था लेकिन मैक्स उसको थोड़ी भी दया नहीं आई। वही जो बॉडीगार्ड कभी करीब 100 या 200 की संख्या में वहां पर आसपास में उसको घेरे खड़े थे, उनके हाथ भी डर की वजह से कांप रहे थे। किसी की हिम्मत नहीं थी कि वह मैक्स का सामना कर सके। वही मैक्स ने एक नज़र उनकी तरफ देखा और अपने हैंड में पहने वॉच की तरफ देखकर कुछ बटन प्रेस किया, जिससे कुछ ही देर में वहां पर कई सारी बॉडीगार्ड आकर खड़े हो गए। मैक्स ने जैक्सन को उनके हवाले किया और वहां से अपने कार की तरफ बढ़ गया, लेकिन वह इस बार उस कार की तरफ नहीं गया जिसके पास कुछ देर पहले धमाका हुआ था, बल्कि वह उसके बगल वाले कार में गया और बोला, अब तुम बाहर आ सकते हो, मैंने तुम्हें मना किया था ना, फिर भी तुम यहाँ तक मेरे पीछे आए। मैक्स की बातें सुनते ही कार का डोर ओपन हुआ और उसमें से सनी बाहर निकला। वह मैक्स की बात सुनकर मुंह बनाते हुए बोला, मुझे पता है तुम्हें मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा, लेकिन अगर मैं नहीं आता ना तो तुम तो बच जाते, लेकिन शायद वह लड़की नहीं बच पाती। सनी की बात सुनते ही अक्षत के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। वह हल्का सा सनी के करीब झुका और उसके आंखों में आंखें डालकर बोला, तुम्हें क्या लगता है वह मेरी बेबी गर्ल है और उसे देखने का छूने का सिर्फ मेरा हक है? किसी की परछाई भी मैं उसके ऊपर बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो वह लोग उसे टच की भी कैसे कर पाते। इतना बोलकर वह उस कार के पास गया जिसमें वह लड़की अपना फेस नीचे किए बेहोश थी और अपने एक बॉडीगार्ड की तरफ इशारा किया। उसका इशारा पाते ही बॉडीगार्ड कार के तरफ बढ़ने लगा। वही सनी अभी भी कंफ्यूज था, तभी बॉडीगार्ड उस लड़की का चेहरा सीधा किया। उसका चेहरा देखते ही सनी हैरान हो गया। दूसरी तरफ मुंबई ज्योति आज न जाने कितने दिनों के बाद रागिनी से मिलने आई थी, लेकिन रागिनी के बॉडीगार्ड ज्योति को उससे मिलने नहीं दे रहे थे। किसी तरह उनसे रिक्वेस्ट करने के बाद भी जब वह नहीं माने तो ज्योति उन्हें डरा धमकाकर रागिनी से मिलने के लिए गई। जैसे ही उसके केबिन में आई तो देखा कि दो लोग सोफे पर बैठे एक दूसरे को काफी वाइल्डली किस कर रहे थे। उन्हें इस तरह देखकर ज्योति, जो कि हड़बड़ी में बिना डोर नॉक अंदर आ गई थी, वह अपना चेहरा दूसरी तरफ कर ली। वही जो दोनों किस कर रहे थे, जैसे ही उन्हें एहसास हुआ कि अभी उनके सामने कोई है, वह एक दूसरे से अलग हुए और सामने देखे तो ज्योति थी। ज्योति को देखते ही रागिनी का मुंह बन गया। वही रोहन ने एक नज़र ज्योति की तरफ देखा और बोला, ज्योति कैसी हो तुम? लेकिन ज्योति ने रोहन की बातों का कोई जवाब नहीं दिया और सीधे रागिनी के पास जाकर उससे खींचकर एक थप्पड़ मार दी। रागिनी को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ज्योति उसके साथ ऐसा करेगी। जैसे ही उसे ज्योति का थप्पड़ पड़ा, वह गुस्से में तिल मिलाकर खड़ी हुई और ज्योति की तरफ बढ़ते हुए बोली, तुम दो कौड़ी की लड़की, तुम्हारी इतनी औकात की तुम मुझे यानी कि रागिनी को थप्पड़ मारेगी? तुम्हें तो मैं अभी बताती हूँ।
जैसे ही अपना हाथ उठाए ज्योति को मारने के लिए उसके हाथ हवा में रुक गए। उसने जब देखा तो अभी सामने ज्योति उसका हाथ पकड़े खड़ी थी और गुस्से में बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? क्या तुम्हारे अंदर कोई भी दया नहीं है? अगर इतना ही पैसा का लालच था तो खुद क्यों नहीं चली गई उस आदमी के पास? ज्योति की बातें सुनकर रागिनी को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने शांत रहना ही ठीक समझा। वही ज्योति गुस्से में रोते हुए उसका हाथ झटक दी और बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे उस घटिया आदमी के पास भेजने की? अगर इतना ही पैसे का लालच था और रुतबे का शौक तो खुद क्यों नहीं चली गई उसके पास? ज्योति की बात सुनते ही रोहन गुस्से में खड़ा हुआ और ज्योति को धमकाते हुए बोला, बस बहुत हुआ ज्योति, अगर तुमने एक भी वर्ड अपने मुंह से बाहर निकाला ना तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। रोहन की बात सुनते ही ज्योति गुस्से में उसे घूर कर देखी और बोली, तुम्हारी नौकरी करना कौन चाहता है? रखो अपनी नौकरी अपने पास, और हाँ तुम भी इसी चुड़ैल की तरह हो। अरे जब तुम दोनों सिया के नहीं हुए तो मेरे क्या होंगे? लेकिन एक बात याद रखना, तुम दोनों को मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। अब आगे। ज्योति की बात सुनते ही रोहन गुस्से में खड़ा हुआ और ज्योति को धमकाते हुए बोला, बस बहुत हुआ ज्योति, अगर तुमने एक भी वर्ड अपने मुंह से बाहर निकाला ना तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। रोहन की बात सुनते ही ज्योति गुस्से में उसे घूर कर देखी और बोली, तुम्हारी नौकरी करना कौन चाहता है? रखो अपनी नौकरी अपने पास, और हाँ तुम भी इसी चुड़ैल की तरह हो। अरे जब तुम दोनों सिया के नहीं हुए तो मेरे क्या होंगे? लेकिन एक बात याद रखना, तुम दोनों को मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। ज्योति के बात सुनकर रागिनी को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन जैसे ही उसने उसके मुंह से सिया का नाम सुना उसे और भी गुस्सा आया। वह गुस्से में बड़बड़ाते हुए बोली, इस दो कौड़ी की लड़की की कुछ ज्यादा ही औकात बढ़ गई है, अब मुझे इसे अपने तरीके से हैंडल करने पड़ेगा। आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरीके से बात करने की? रागिनी का मन कर रहा था कि वह अभी इसी वक्त ज्योति का गला दबा दे, लेकिन रोहन के रहते वह अपना असली चेहरा उसके सामने नहीं दिखा सकती थी। आखिर उसने इसी भोले भाले चेहरे से रोहन को अपने जाल में फंसाया था। ज्योति जैसे ही कुछ कहने वाली थी, रागिनी समझ गई कि अब ज्योति उसके बारे में कुछ और भी बातें बोलेंगी, इसीलिए वह तुरंत रोहन के करीब गई और उसे गले लगाते हुए बोली, रोहन बेबी तुम सब जानते हो ना, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जैसा ये ज्योति बोल रही है। तुम्हें पता है ये हमेशा से मुझसे जलती है। वहीं रागिनी की बात सुनकर रोहन गुस्से में ज्योति से बोला, मैं तुम्हें अब तक बर्दाश्त कर रहा था क्योंकि मानता हूँ कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है, लेकिन उसके लिए हमने तुम्हारे परिवार वालों को पैसे भी दिए हैं। वहीं रोहन की बात सुनते ही ज्योति चौंक गई, क्योंकि उसे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। वह खुद इतने दिनों से घर पर थी, फिर उसके परिवार वालों को इन लोगों ने पैसा कब दिया, और अभी तक तो उसके फैमिली को यह पता भी नहीं था कि ज्योति के साथ इन दोनों ने क्या किया है। वह घूर कर रोहन की तरफ देखते हुए बोली, मैं पहले से ही जानती थी कि तुम एक नंबर की घटिया, निहायती और बेशर्म इंसान हो, लेकिन इतने कमीनी होगे मुझे यह नहीं पता था। तुम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो, जैसे तुम वैसे तुम्हारी यह सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे परिवार को पैसे देने की? तुम जिस पैसे की बात कर रहे हो तुमने खुद अपने हाथों से उन्हें पैसे दिए थे। वही रोहन ने जैसे ही ज्योति की बातों को सुना, उसकी नज़र रागिनी की तरफ चली गई, क्योंकि रागिनी ने पहले ही कहा था कि ज्योति के फैमिली वाले खुद इस सब में उसका सपोर्ट कर रहे थे, इसीलिए ज्योति ने उसे मिस्टर डॉट दास के पास भेजा था। साथ ही उसने रोहन से 1 करोड़ पैसे भी लिए थे, जो ये बता कर लिया था कि वह पैसे ज्योति के फैमिली वाले को देगी। वही ज्योति की बातें सुनने के बाद रोहन घूरकर रागिनी के तरफ देखने लगा। तभी रागिनी उसे कसकर गले लगाते हुए बोली, रोहन तुम मुझ पर शक कर रहे हो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैंने वह पैसे इसकी फैमिली वाले को दिए हैं, लेकिन ये लोग झूठ बोल रहे हैं। शायद इन्हें और पैसे चाहिए, तुम तो जानते हो ना इन गरीब लोगों का, ये पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वही रागिनी की बातें सुनकर ज्योति को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। एक तो इन लोगों ने उसके साथ इतना गलत किया था, ऊपर से सारा ब्लेम ज्योति पर ही डाल रहे थे। वह गुस्से में आगे बढ़ी और रागिनी को जैसे ही थप्पड़ मारने वाली थी, रोहन ने तुरंत ज्योति का हाथ पकड़ लिया और बॉडीगार्ड की तरफ इशारा करते हुए बोला, इसे यहाँ से बाहर फेंक दो और दोबारा कभी दिखाई नहीं देनी चाहिए। वही ज्योति रोहन की बात सुनकर चिल्लाते हुए बोली, तुम लोग क्या सोचते हो इतनी आसानी से बच जाओगे? तो नहीं, ये तुम्हारी गलत फहमी है। मैं जरूर तुम लोगों से अपना बदला लेगा लूंगी। मेरी गलती क्या थी? वह चिल्लाते हुए सारी बातें बोल रही थी, लेकिन रागिनी और रोहन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। वहीं रागिनी के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी, जैसे वह अपने प्लान में कामयाब हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही बॉडीगार्ड ने उस लड़की का चेहरा सनी के तहत किया, वह हिल गया, क्योंकि इस समय जो लड़की थी वह सिया नहीं बल्कि कोई लड़की जिसे अक्षत भी नहीं जानता था। वह उसकी तरफ देखते हुए सनी के कंधे पर हाथ रखा और बोला, तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी आसानी से अपनी बेबी गर्ल को इन कमीनों के सामने आने दूंगा? ये सब मैंने अपने मकसद पूरा करने के लिए किया है।
इतना बोलते वह वहां से दूसरी तरफ गया जहां पर पहले से ही एक कार खड़ी थी और बैठकर अपने इलाके में निकल गया। वहीं अक्षत के जाने के बाद सनी अपना सर खुजलाते लाते हुए बोला, इसका मतलब ये सब अक्षत ने जानबूझकर किया है। मैं ही पागल था जो यहाँ पर उसे बचाने के लिए आ गया। अब मुझे पता चला कि यह सब इसकी चाल थी। ये बोलकर भी वह वहां से चला गया। वहीं अक्षत के विला में सिया उसके रूम में लेटी थी। तभी उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि वह इस समय अक्षत के रूम में थी। उसे याद आया कि वह तो कुछ देर पहले अक्षत के साथ कार में थी, फिर यहाँ कैसे। ये सोचते ही वह अपना सर पकड़कर बैठ गई और सोचने लगी कि आखिर वो ऐसे कैसे अचानक से सो सकती है। तभी रूम का डोर खुला और अक्षत अंदर आया। उसे सामने देखकर सिया उसके तरफ कंफ्यूज नजरों से देखने लगी, जैसे समझने की कोशिश कर रही हो कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। वहीं अक्षत किसी से कॉल पर बात कर रहा था, जिस वजह से उसका ध्यान सिया की तरफ नहीं गया। लेकिन जैसे ही उसे अपने ऊपर किसी की नजरें महसूस हुई, वह तुम्हें पीछे देखा तो सिया उसकी तरफ एकटक देकर जा रही थी। उसकी नज़र महसूस करते ही अक्षत ने कॉल कट किया और सिया के करीब आकर बैठ गया। वहीं सिया बेख्याली में अभी भी अक्षत को देखे जा रही थी। तभी अक्षत अपना फेस उसके कान के पास ले गया और गर्म सांसें छोड़ते हुए बोला, बेबी गर्ल, क्या तुम मुझसे सेड्यूस कर रही हो? अक्षत की बात सुनते ही वह अपने ख्यालों से बाहर आए। वह हड़बड़ा गई क्योंकि वह जब उसे देख रही थी तब तो वहां से दूर था, फिर अचानक से उसके पास कैसे आ गया। सिया जैसे ही अक्षत से जो दूर जाने की कोशिश की, अक्षत उसे कमर से पकड़कर खुद से चिपका लिया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, बेबी गर्ल, बस कुछ पल का सुकून चाहता हूँ। इतना बोलकर उसने सिया के गार्डन में अपना चेहरा छुपा लिया। वही सिया समझ नहीं पा रही थी कि आखिर यह आदमी उससे चाहता क्या है। एक पल में तो इतना प्यार और एक पल में इतना गुस्सा कि सिया बर्दाश्त ही ना कर पाए। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अभी उसके मन में हजारों सवाल थे जो वह अक्षत से पूछना चाहती थी, लेकिन उसकी बातें सुनने के बाद सिया ने कुछ ना ही ठीक समझा। करीब 15 मिनट बाद सिया को अपने बैक पर अक्षत के हाथ रेंगते हुए महसूस हुए, जिससे सिया के शरीर में कर्ट सा दौड़ गया। ऐसा हमेशा उसके साथ होता था। जब भी अक्षत उसके करीब होता था तो पता नहीं क्यों पर वह एहसास सिया को जाना पहचाना लगता था। साथ ही वह उसे एक सुकून भी मिलता था। उसका मन करता था कि वह अक्षत के हमेशा पास रहे, कभी दूर जाए ही ना। लेकिन उसकी हरकतें देखकर सिया कभी कभी डर जाया करती थी। अभी भी वह सोच ही रही थी, तभी अक्षत के हाथ उसके सीने तक आ गए थे। जैसे ही सिया को उसके हाथ वहां पर महसूस हुए, वह अंदर तक कांप गई। वही अक्षत अपने हाथ सिया के पेट से होते हुए उसके सीने की तरह मूव कर रहा था। वह बस अपने मन में उठे तूफानों को शांत करना चाहता था और उसका सुकून तो सिया थी, इसीलिए वह सब कुछ भूलकर बस इस पल सिया को महसूस करना चाहता था। वही सिया के डर से हालत खराब हो गई थी। वह जानती थी कि एक बार अगर इस आदमी का दिमाग घूम गया तो फिर वह कितना टॉर्चर होने वाली है, ये सिया को ही पता था। वही अक्षत तो अभी भी सिया की पूरी बॉडी पर अपने हाथ मूव करते हुए उसके कानों के करीब जाकर बोला, बेबी गर्ल, आई वॉन्ट यू। उसकी बातें सुनकर सिया की धड़कनें शताब्दी एक्सप्रेस की तरह चलने लगी थी। यह आदमी भी ना जब भी उसके करीब आता था उसका यही हाल होता था। इस पल में सिया भी अक्षत के साथ में मदहोश होती जा रही थी, क्योंकि अक्षत की हरकतें ही ऐसी थी। वह सिया के हर सेंसिटिव पार्ट को टच कर रहा था, साथ ही वह सिया की कमजोरी भी जानता था। अक्षत के और सिया के एयरलॉक से लेकर क्लीवेज तक क्लिक करते हुए उसे किस किए जा रहा था। सिया तो उस पल से डर रही थी जो कुछ देर बाद होने वाला था, लेकिन अक्षत अभी भी नहीं रुका। वह हल्के से सिया के एयरलॉक पर काटते हुए बोला, आई बैडली वॉन्ट योर बेबी गर्ल। वह जब भी सिया को ऐसी बातें बोलता था, एक पल के लिए तो उसकी धड़कन ही रुक जाती थी, लेकिन वह जानती थी कि इस मॉन्स्टर को ना कहना भी उतना ही खतरनाक है जितना उसके टॉर्चर को सहना, इसीलिए सिया शांत रही। वहीं अक्षत इतना बोलते ही अपने होठों को सिया के होठों से जोड़ दिया। वह उसके अपर लिप्स को अपने मुंह में भरते हुए बेतरतीब तरीके से चुमे जा रहा था। उसकी इस अग्रेसिव किस को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह सिया के ऊपर किसी चीज का गुस्सा निकाल रहा हो या खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा हो। वही सिया को अपने होठों पर बुरी तरीके से दर्द महसूस हो रहा था, लेकिन उसने उफ तक नहीं कि कुछ देर एक लॉन्ग और डीप करने के बाद भी अक्षत का मन नहीं भरा तो वह सिया को किस करते हुए बेड पर लिटाया और उसके ऊपर आकर और भी ज्यादा पैशनेट और डीप किस करने लगा। अब तो सिया की भी हालत खराब होते जा रही थी। वह भी अक्षत की नजदीकियों को इंसिस्ट नहीं कर पा रही थी। अक्षत तो अभी भी सिया के होठों को अपने मुंह में भर डीपली किस किए जा रहा था। कुछ देर बाद जब उसे महसूस हुआ कि सिया को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो वह उसके होठों को छोड़कर उसके नेक की तरफ बढ़ा और उसे बाइट के साथ किस करने लगा। वही सिया अक्षत के किस से मदहोश होते जा रही थी। वह मौन करने लगी थी। वही उसके मौन करने की आवाज सुनकर अक्षत और ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था। वह उसके नेक से नीचे आया और क्लीवेज से लेकर उसके सीने तक क्लिक करके लगा। सिया को अक्षत की नजदीकियां बर्दाश्त नहीं हो रही थी।
उसके हाथ अक्षत के बालों में आ गया। पहली बार था जब सिया ने अपनी तरफ से कोई कदम बढ़ाया था, नहीं तो अब तक जो कुछ भी होता था वह अक्षत ही करता था। लाइक, कमेंट, शेयर एंड रिव्यू, थैंक यू। अब आगे। अब तो सिया की भी हालत खराब होते जा रही थी। वह भी अक्षत की नज़दीकियों को इंसिस्ट नहीं कर पा रही थी। अक्षत तो अभी भी सिया के होठों को अपने मुंह में भर डीपली किस किए जा रहा था। कुछ देर बाद जब उसे महसूस हुआ कि सिया को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो वह उसके होठों को छोड़कर उसके नेक की तरफ बढ़ा और उसे बाइट के साथ किस करने लगा। वही सिया अक्षत के किस से मदहोश होते जा रही थी। वह मौन करने लगी थी। वही उसके मौन करने की आवाज़ सुनकर अक्षत और ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था। वह उसके नेक से नीचे आया और क्लीवेज से लेकर उसके सीने तक लिख करके लगा। सिया को अक्षत की नज़दीकियाँ बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसके हाथ अक्षत के बालों में आ गया। पहली बार था जब सिया ने अपनी तरफ से कोई कदम बढ़ाया था, नहीं तो अब तक जो कुछ भी होता था वह अक्षत ही करता था। जैसे ही अक्षत को अपने बालों में सिया के हाथ महसूस हुए, वह एक नज़र सिया के चेहरे की तरफ देखा जिसकी हालत इस समय ऐसी हो गई थी जैसे बिना पानी के मछली। वही अक्षत में जब सिया को उसके करीब होने पर ऐसे रिएक्ट करते देखा तो अपना हाथ उसकी शर्ट के अंदर ले गया और एक झटके में ही शर्ट को फाड़ दिया। वही सिया जो अक्षत के करीब होने पर उसमें खोने लगी थी। जैसे ही उसे शर्ट के फटने की आवाज़ सुनाई पड़ी, वह होश में आए और उसकी नज़र जब अपने सामने गई तो वह इस समय अक्षत के सामने बिल्कुल नेकेड पड़ी हुई थी। उसकी अप्पर बॉडी पर एक भी कपड़े नहीं थे। वही अक्षत बड़े ही हसरत से उसके सीने की तरफ देखे जा रहा था। सिया जल्दी से अपना हाथ आगे की, लेकिन अक्षत ने उसका हाथ पकड़ा और अपनी उंगलियों में फंसा कर ऊपर करते हुए बोला, बेबी गर्ल्स, मैंने तुम्हें बोला था ना कि मैं आज जेंटल रहने की कोशिश करूंगा। डोंट वरी, तुम्हें बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। वही उसकी बात सुनने के बाद सिया अपने मन ही मन बोली, ये कह तो ऐसे रहे हैं जैसे इन्हें पता हो कि यह जब मेरे करीब होते हैं तो कैसे बिहेव करते हैं। अभी जेंटलमैन बन रहे हैं, लेकिन कुछ देर में एक शैतान बन जाएंगे जो ना तो मेरी बात सुनता है और ना ही मेरी परवाह करता है। सिया अभी भी अपने ख्यालों में खोई हुई थी। तभी अक्षत अपना चेहरा उसके गालों पर रम करते हुए बोला, क्या करूं बेबी गर्ल, जब भी तुम्हारे करीब होता हूं ना तो सब कुछ भूल जाता हूं और एक तुम ही हो जो मुझे शैतान बनने पर मजबूर करती हो। सिया ने जैसे ही उसकी बातों को सुना, वह घूर कर उसकी तरफ देखने लगी। बोली, आखिर इस आदमी को मेरे अंदर की बातें कैसे पता चल जाती है? कहीं इसने मेरी बॉडी में कोई माइक तो फिट नहीं कर रखी है ना? वही अक्षत ने जब सिया को सोचते देखा तो स्माइल करते हुए दोबारा से इसके नेक के पास अपना फेस ले गया और उसके बालों को स्मेल करते हुए लंबी सांस लेते हुए स्मेल करने लगा। सिया की महक उसे सुकून दे रही थी। आज वह बहुत खतरनाक खेल खेलने वाला था, इसीलिए वह कुछ पल सिया के साथ रहकर उसे महसूस करना चाहता था। अक्षत सिया की गर्दन से लेकर उसकी क्लीवेज तक लिक करते हुए फाइट करने लगा। वही उसकी हाथ सिया के पूरे बदन पर चल रहे थे। वह अपने हाथों को सिया की थाई को सहलाने लगा। वही उसके टच को महसूस कर सिया एक बार फिर से मदहोश होते जा रही थी। कुछ देर बाद ही सिया को महसूस हुआ कि अब उसके बॉडी पर एक भी कपड़े नहीं है। वही अक्षत ने ना जाने कब उसके करीब होते हुए उसके कपड़े उसके बॉडी से अलग कर दिए थे, उसे पता ही नहीं चला। तभी वह एक झटके से उसे छोड़ दिया और इसके साइड होकर एक ट्रक सिया के पूरे बॉडी को इंटेंस नज़रों से देखने लगा। वही सिया ने जैसे ही उसकी नज़र अपने नेकेड बॉडी पर महसूस की, वह अपने आप में ही सिमटने नहीं लगी। वही उसे इस तरह देखकर अक्षत के चेहरे पर एक गहरी स्माइल आ गई। वह सिया का हाथ पकड़ा और अपने शर्ट के बटन के पास ले आते हुए बोला, बेबी गर्ल्स, मेरे कपड़े उतारो। उसकी बात सुनते ही सिया की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वहीं अक्षत ने जब देखा कि सिया उसकी बातें सुनकर कितनी हैरान है, तो वह उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिया और डिपली उसे किस करने लगा। सिया को तो सांस ही नहीं आ रही थी, लेकिन 2-3 दिन में ही वह अक्षत के किस करने पर सांस लेना तो सीख ही गई थी। कुछ देर बाद अक्षत ने उसे छोड़ा तो सिया लंबी लंबी सांसें लेने लगी। वही सांस लेने की वजह से उसका सीना ऊपर नीचे हो रहा था। जब अक्षत ने उसे इस तरह देखा तो वह सिया को पाने के लिए और बेकाबू हो गया। उसके हाथ अब सिया के सीने के ऊपर सहलाने लगा। वह अपने हाथों से महसूस कर रहा था। तभी अक्षत की बात सिया को सुनाई थी। वह सिया की सीने को सहलाते हुए बोला, परफेक्ट, तुम बिल्कुल परफेक्ट हो। सिया तो समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर यह कैसा पागल आदमी है जो लड़कियों को उसके फिगर के हिसाब से डिसाइड करता है, पर कहीं ना कहीं उसे अक्षत की नज़दीकियां भी पसंद आ रही थी। ऐसा सब उसके साथ क्या होता है उसे खुद ही पता नहीं था। वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वह एक ऐसे आदमी के करीबी को कैसे एंजॉय कर सकती है जिसने उसका फर्स्ट टाइम खराब किया हो, साथ ही उसे इतने दिनों से अपने साथ एक गुलाम की तरह कैदी बनाकर रखा हो, चाहे कुछ भी हो। लेकिन सिया हर बार यही सोचती थी कि इस बार वह अक्षत के करीबियों का डटकर सामना करेगी और उसे अपने आप को नहीं छूने देंगी। लेकिन जब अक्षत उसके करीब आता था तो वह सब कुछ भूल जाती थी।
अभी वह सोच रही थी तभी अक्षत उसके ऊपर आ चुका था। अब उसके भी बॉडी पर कपड़े नहीं थे। उसने खुद अपने पूरे कपड़े निकाले और सिया के ऊपर आते हुए दोबारा से उसे के शरीर पर हर जगह किस करने लगा, साथ ही बाइट भी कर रहा था। वही सिया समझ गई कि अब एक बार फिर से उसके पागलपन को झेलना होगा। उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और बेडशीट को मूर्तियों में भींच ली। तभी उसकी एक तेज चीख निकल गई क्योंकि अक्षत ने बिना वार्निंग के ही उसके अंदर एंटर किया था। हालांकि न जाने कितनी बार अक्षत ने इससे पहले भी उसके साथ फिजिकल हो चुका था, पर वह जब भी उसके करीब आता था तो सिया उसे बर्दाश्त नहीं कर पाती थी और आज भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। जहां सिया को बेतहाशा दर्द हो रहा था वहीं अक्षत अभी भी उसे टॉर्चर किए जा रहा था। अक्षत का ध्यान तो इस समय सिया पर था ही नहीं, वह तो सिर्फ उसे महसूस करना चाहता था। पता नहीं कैसा उसका पागलपन था, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी कि यह लड़की जो अभी उसके सामने है ये किसी और की नहीं, सिर्फ उसकी है। और अक्षत किसी भी कीमत पर उसे अपने आप से दूर नहीं जाने दे सकता। वह खुद को सेटिस्फाई करने का उसका यही तरीका था। वही सिन्या का दर्द से बुरा हाल था। कहाँ अक्षत एक लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा पर्सनैलिटी का मालिक, वही उसके आगे एक मासूम सी खूबसूरत लड़की जो उसके छूने से ही डर जाए। अभी भी अक्षत सिया के साथ अपनी मनमानी किए जा रहा था। वहीं सिया अपनी आंखें बंद की उसके टॉर्चर को सहे जा रही थी। अब तो उसकी आंखों से आंसू भी निकलने लगे थे। जैसे ही अक्षत ने सिया के आंसू भर गया, वह उसके आंसू को लिक करते हुए बोला, बेबी गर्ल्स डोंट क्राई, क्योंकि मुझे पसंद नहीं कि तुम अपने आंसू ऐसे वेस्ट करो, यह मेरे लिए बहुत कीमती है। उसकी बातें सुनकर सिया ने कसकर अपनी आंखें भींच ली। वह अक्षत के इस पागल प्यार को नहीं समझ पाती थी जो उसे खुद ही टॉर्चर करता था और खुद ही मरहम लगाता था। वही अक्षत ने देखा सिया उसकी बातों का जवाब नहीं दे रही है, तो वह कसकर उसके सीने को अपने मुट्ठियों में भींच लिया, जिसके दर्द से सिया की एक चीख निकल गई। हालांकि इससे पहले भी अक्षत ने सिया से ना जाने कितने बार सवाल किया था, लेकिन कभी भी सिया ने उसे के किसी सवाल का जवाब नहीं दिया था। बल्कि यहाँ रहते हुए उसे 3 दिन बीत चुके थे, लेकिन अभी भी अक्षत उसकी आवाज़ सुनने को तरस रहा था। बस इसीलिए वह हर बार हर तरीके से उससे बात करने की कोशिश करता था, लेकिन सिया थी कि वह अभी तक उससे एक वर्ड भी नहीं बोली थी। बस यही बात अक्षत को खाए जा रही थी। वह उसकी आवाज़ सुनना चाहता था, वह देखना चाहता था कि जो लड़की इतनी खूबसूरत है उसकी आवाज़ कैसी होगी। अक्षत के सवाल करने के बाद भी जब सिया ने जवाब नहीं दिया तो अब अक्षत को गुस्सा आने लगाता है। वह सिया के साथ और ज़्यादा रूड तरीके से पेश आने लगा। वही अब सिया की दर्द से बुरी हालत थी। वह अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर भी उसके आंसू जबरदस्ती उसकी आंखों से निकलते हुए गालों पर लुढ़क रहे थे। वही अक्षत ने जब सिया को रोते देखा तो वह उसे छोड़कर उसके बगल में लेट गया और आंसू को साफ करते हुए बोला, बेबी गर्ल्स डोंट क्राई, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। सिया ने जब की बात सुनाई तो को मन कर रहा था कि वह इस आदमी का बाल नोच ले। आखिर यह उससे ये सवाल पूछ भी कैसे सकता है। उसने खुद उसे इतना टॉर्चर किया था और अब खुद ही उससे पूछ रहा है कि उसे क्या हुआ है। उसने देखा कि अभी सिया उसके बातों का कोई जवाब नहीं दे रही है, तो उसे गले लगा लिया और उसके बैक को रब करते हुए बोला, ओके अब रोना बंद करो, मैं कुछ भी नहीं करूंगा। लेकिन उसकी बात सुनते ही सिया की रोने की आवाज़ और तेज हो गई। वहीं अक्षत उसकी रोने से इरिटेट हो रहा था। जब उसने देखा कि सिया अभी भी रो रही है, उसकी बात नहीं मान रही है, तो वह गुस्से में उसे अपने आप से दूर झटक दिया और उसके ऊपर आते हुए बोला, मैंने बोला ना चुप, तुम एक भी आंसू बाहर नहीं निकालोगी, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वही सिया की नज़र जब अक्षत के चेहरे पर पड़ी तो इस वक्त उसका चेहरा गुस्से में काला हो गया था। उसे देखकर सिया डर से एकदम से चुप हो गई। वहीं अक्षत कुछ देर तक उसके चेहरे को ध्यान से देखते रहा। जब उसने देखा कि अब सिया ने रोना बंद कर दिया है तो उसे कसकर गले लगा लिया और अपना सर उसके सीने में छुपाते हुए बोला, गुड। इतना बोलकर वह शांत हो गया। वहीं सिया उसके आगे बोलने का वेट कर रही थी। करीब 15 मिनट बाद भी जब उसे कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी तो अपना सर नीचे की और अक्षत के चेहरे की तरफ देखने लगी, क्योंकि अक्षत इस वक्त सिया के ऊपर था और सिया की पूरी बॉडी दर्द कर रही थी। वो चाहती थी कि अक्षत उसके ऊपर से हट जाए, इसलिए देख रही थी कि वह सो गया है या जगह है। जैसे ही उसने अपना सर नीचे किया था कि उसकी नज़रें अक्षत की नज़रों से टकरा गई, जो एकटक उसकी तरफ देखे जा रहा था। उसकी नज़र अपने ऊपर महसूस करते ही सिया ने अपनी नज़रें फेर ली, लेकिन ये बात अक्षत को पसंद नहीं आई। लाइक, कमेंट, शेयर एंड रिव्यू, थैंक यू। अब आगे। वहीं सिया उसके आगे बोलने का वेट कर रही थी। करीब 15 मिनट बाद भी जब उसे कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी तो अपना सर नीचे की और अक्षत के चेहरे की तरफ देखने लगी, क्योंकि अक्षत इस वक्त सिया के ऊपर था और सिया की पूरी बॉडी दर्द कर रही थी। वो चाहती थी कि अक्षत उसके ऊपर से हट जाए, इसलिए देख रही थी कि वह सो गया है या जगह है। जैसे ही उसने अपना सर नीचे किया था कि उसकी नज़रें अक्षत की नज़रों से टकरा गई, जो एकटक उसकी तरफ देखे जा रहा था।
उसकी नज़र अपने ऊपर महसूस करते ही सिया ने अपनी नज़रें फेर ली, लेकिन ये बात अक्षत को पसंद नहीं आई। वो सिया का फेस अपने तरफ घुमाया तो देखा कि उसके आंखों में आंसू थे। ये देखकर अक्षत को अच्छा नहीं लगा। वह अपने होठ सिया की आंखों पर रखा और प्यार से उसके आंखों को चूम लिया। उसके एहसास से ही सिया की आंखें बंद हो गई। अक्षत ने एक नज़र सिया के चेहरे की तरफ देखा और उसे बिल्कुल अपने आप से चिपका कर हक कर लिया। इस समय उन दोनों के बीच हवा जाने की जगह नहीं थी। वही सिया के दिल में काफ़ी उथल पुथल मची थी, लेकिन अक्षत वह तो अपने अंदर उमड़ रहे जज्बातों को शांत करने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर बाद ही अक्षत को अपने सीने पर सिया की गर्म सांसें महसूस हुई। वो समझ गया कि सिया सो चुकी है। उसने उसे अपने आप से अलग किया और एकटक सिया के चेहरे को देखने लगा। वह अपने मन ही मन बोला, क्या हो अगर ये लड़की उससे दूर हो जाए तो पता नहीं उस पल अक्षत क्या करेगा। लेकिन इतना तो था कि अगर उसे दूर गए तो वह पूरी दुनिया में तबाही ला देगा, क्योंकि सिया और उसका जीत जुनून और जिंदगी बन गई थी। वो एक पल भी सिया के बिना नहीं रह सकता था। वह अभी भी उसे देखकर सोचे जा रहा था, तभी उसका फोन रिंग किया। उसने जैसे ही फोन पर शो हो रहे नाम को देखा, उसने तुरंत सिया को अपने आप से अलग किया और उसे ब्लैंकेट से कवर करते हुए अपने कपड़े पहने और तरीके से रेडी होने के बाद उसकी नज़र सिया की तरफ गई, जो सोते हुए बहुत ही मासूम लग रही थी। वो सिया के पास आया और उसके माथे पर किस करते हुए बोला, बेबी गर्ल बी प्रिपेयर्ड फॉर एक्शन। ये बोलकर वह वहां से निकल गया। वहीं दूसरी तरफ मुंबई में एक आदमी अपने असिस्टेंट के ऊपर ना जाने कब से चिल्लाए जा रहा था। वही उसका असिस्टेंट अभी भी अपना सर झुकाए उसकी सारी बातें सुन रहा था। काफी देर बाद जब उसने देखा कि उसका असिस्टेंट उसके बातों का जवाब नहीं दे रहा है, तो वह गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, मैंने तुमसे कुछ पूछा है, क्या तुम्हारे पास मेरे सवालों का जवाब है? उसकी बात सुनते ही असिस्टेंट ने अपना सर ऊपर किया और बोला, सर हम तो पहले ही आपसे बोला था कि मैक्स यहाँ पर नहीं है। अपने असिस्टेंट की बात सुनते ही वह आदमी जो चेयर पर बैठा था, उसके हाथों में अभी एक फाइल थी, उसे उसने देखते हुए बोला, मुझे तुम्हारा एक्सक्यूज नहीं चाहिए, मुझे ये बताओ कि तुमने उसे यहाँ लाने के लिए क्या किया है। 1 हफ्ते के अंदर मुझे वह यहाँ चाहिए। उसकी बात सुनते ही असिस्टेंट ने तुरंत अपना सर ना में हिलाया और वहां से चला गया। ये कोई और नहीं बल्कि विक्रांत था, जो कुछ दिनों पहले मैक्स के चक्कर में ना जाने अपने कितने बॉडीगार्ड को मौत के घाट उतार दिया था। उसे किसी भी हालत में सिर्फ मैक्स चाहिए, चाहे जिंदा या मुर्दा। दरअसल विक्रांत के डैड को मैक्स ने कुछ दिनों पहले मार दिया था, जिस वजह से वह अपने डैड का बदला लेने के लिए मैक्स को तब से पागलों की तरह ढूंढ रहा है। लेकिन अभी तक ना तो उसके पास मैक्स की कोई इन्फॉर्मेशन मिली है और ना ही कोई तस्वीर, यहाँ तक कि वह जानता भी नहीं है कि मैक्स कैसा दिखता है। लेकिन अपने आदमियों से पता करने के बाद उसे पता चला था कि वह इस समय इंडिया से बाहर है, इसीलिए वह उन्हें डांट रहा था। वो कुछ भी करके उसे जल्द से जल्द मुंबई लाए ताकि वह अपने डैड का बदला पूरा कर सके। वह अभी भी अपने चेयर पर बैठे हाथों को अपने माथे पर सहलाते हुए सोच रहा था कि आखिर ऐसा क्या करे कि मैक्स यहाँ आने पर खुद मजबूर हो जाए। वह अभी भी गहरी सोच में था, तभी उसका फोन रिंग किया। उसने जैसे ही कॉल रिसीव किया, कुछ देर बात करने के बाद उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। उसने अपने असिस्टेंट को दोबारा से अपने केबिन में बुलाया। उसका असिस्टेंट जैसे ही उसके सामने आकर खड़ा हुआ, विक्रांत अपने असिस्टेंट रवि को देखते हुए बोला, रवि मैंने कुछ दिन पहले तुमसे जो कहा था करने के लिए वह कर दो। वही उसकी बात सुनने के बाद रवि हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। वह बोला, सर इससे हमारे कंपनी को बहुत ज्यादा लॉस होगा। विक्रांत ने जैसे ही रवि की बातों को सुना, वह गुस्से में बोला, मैं यहाँ का बॉस हूँ और तुम एम्प्लॉय, तो तुम अपना काम करो और मुझे मेरा काम करने दो। मैंने जो कहा है वह आज शाम तक हो जाना चाहिए। उसकी बात सुनने के बाद असिस्टेंट अपना सर हाँ में हिलाया और बिना कुछ बोले वहां से चला गया। उसके जाने के बाद विक्रांत के चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी। चलिए जान लेते हैं विक्रांत के बारे में। विक्रांत का पूरा नाम विक्रांत कपूर है। विक्रांत मुंबई का एक जाना माना बिजनेसमैन है, लेकिन बहुत ही कम लोगों को पता है कि विक्रांत अंडरवर्ल्ड से भी जुड़ा है। पहले तो उसके जितने इलीगल काम थे सब उसके डैड करते थे, लेकिन जब से मैक्स ने उसके डैड को मारा है तब से सारे काम विक्रांत खुद ही हैंडल कर रहा था। कोष्टक लाइक कमेंट शेयर एंड रिव्यू, थैंक यू। अब आगे। उसकी बात सुनने के बाद असिस्टेंट अपना सर हाँ में हिलाया और बिना कुछ बोले वहां से चला गया। उसके जाने के बाद विक्रांत के चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी। चलिए जान लेते हैं विक्रांत के बारे में। विक्रांत का पूरा नाम विक्रांत कपूर है। विक्रांत मुंबई का एक जाना माना बिजनेसमैन है, लेकिन बहुत ही कम लोगों को पता है कि विक्रांत अंडरवर्ल्ड से भी जुड़ा है। पहले तो उसके जितने इलीगल काम थे सब उसके डैड करते थे, लेकिन जब से मैक्स ने उसके डैड को मारा है तब से सारे काम विक्रांत खुद ही हैंडल कर रहा था। कोष्टक वहीं दूसरी तरफ कुछ देर बाद अक्षत की कार एक घने से जंगल के बीचों बीच रुकी। जैसे ही कार रुकी, एक बॉडीगार्ड ने आकर तुरंत उसके साइड का डोर ओपन किया और अक्षत उसमें से बाहर निकला।
कुछ दूर चलने के बाद उसे एक घर दिखाई दिया जो टूटा फूटा था। जैसे ही वह उसके पास पहुंचा उसने अपना फिंगर से उस घर का डोर खोला और अंदर गया। जैसे ही वह अंदर आया वह घर एक बहुत ही बड़े महल जैसा था जो बाहर से टूटा फूटा था, लेकिन अंदर वह सारी सुख सुविधाएं थी जो किसी 5 स्टार होटल में भी ना हो। अक्षत वहां से सीधे उस घर के बेसमेंट की तरफ बढ़ा। जैसे ही वह बेसमेंट में पहुंचा वहां पर बिल्कुल अंधेरा था, साथ ही कुछ लोगों की चीखने की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन अक्षत के कदम जैसे ही वहां पर पड़े सब एकदम शांत हो गए। वह जैसे ही अंदर आया सामने उसे सनी मिल गया। सनी ने अक्षत को देखा और बोला, हमने बहुत कोशिश की लेकिन वह अपना मुंह नहीं खोल रहा है, साथ ही उसके बॉडीगार्ड भी हमें परेशान कर रहे हैं। अक्षत ने एक नज़र सनी की तरफ देखा और कहा, मैंने जो बोला है वह करो और हाँ, जितने बॉडीगार्ड है सभी को मार दो। अक्षत की बात सुनकर सनी बोला, लेकिन अक्षत हमें एक बार सोचना चाहिए इस बारे में, क्या ये सही होगा? सनी की बात सुनकर अक्षत ने घूरकर उसकी तरफ देखा और वहां से उस रूम की तरफ बढ़ गया जहां पर जैक्सन और विलियम्स के बॉडीगार्ड को बंद करके रखा गया था। उसने अपने हाथ से इशारा किया, तभी एक बॉडीगार्ड उसके हाथों में पेट्रोल पकड़ा गया। उसने उस रूम के चारों तरफ पेट्रोल छिड़का और अपने जेब से लाइटर निकाल कर फेंक दिया। देखते ही देखते वह रूम पूरी तरह आग के हवाले हो गया। वहीं अंदर बॉडीगार्ड चीखते चिल्लाते हुए अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसे कोई फायदा नहीं होने वाला था। वहां पर चीखने चिल्लाने के अलावा दर्द भरी आवाज में भी आ रही थी, लेकिन अक्षत के चेहरे पर कोई एक्सप्रेस का नहीं था। कुछ देर ध्यान से देखने के बाद वह दूसरी तरफ गया जहां पर अभी भी जैक्सन को बांधकर उल्टा लटकाया गया था, साथ ही उसके शरीर पर जगह जगह चोटों के निशान थे जो सब बयां कर रहे थे कि उनकी कितना टॉर्चर किया गया था। जिसने एक नज़र उसे देखा और हंसते हुए चेयर पर बैठ गया। वहीं सामने ही विलियम की लाश पड़ी थी। अक्षत ने पास बड़ा खंजर उठाया और विलियम की बॉडी पर उस खंजर को धंसाने लगा। उसके बॉडी का एक भी ऐसा बॉडी पार्ट नहीं था जहां पर अक्षत ने खंजर से वार ना किया हो। वैसे तो विलियम पहले ही मर गया था, लेकिन जैक्सन जो अभी भी अक्षत के पागलपन को देख रहा था वह डर से कांपने लगा। वही अक्षत अभी भी खंजर को विलियम की बॉडी में धंसाए जा रहा था। काफी देर बाद वह उस खंजर को उसके बॉडी से निकाला और अपने हाथों में अजीब तरह से चाकू को सहलाते हुए बोला, तुम लोग ये क्यों भूल जाते हो कि मैं यहाँ का राजा हूँ और मैं ही यहाँ का बादशाह? तुम सोचा कैसे बेगम को बादशाह से अलग करने का? यहाँ मुझे हराने वाला अभी तक कोई पैदा ही नहीं हुआ। ये बोलकर वह शैतानों की तरह हंसने लगा। अभी उसके शरीर पर जितने भी कपड़े थे सभी खून से भीगे हुए थे, साथ ही उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी जिसे देखकर कोई भी डर जाए, लेकिन अक्षत को पता नहीं क्यों पर सुकून मिल रहा था। पूरी तरीके से विलियम्स के बॉडी को टुकड़े करने के बाद अक्षत जब सेटिस्फाई हुआ तो वह खंजर को अपने हाथ में घुमाते हुए जैक्सन के पास गया और खंजर को जैक्सन के चेस्ट पर दबाते हुए नीचे तक खींचने लगा। वही जैक्सन के दर्द से बुरी हालत थी। वह चीखते हुए अपने आप को अक्षत को छोड़ने के लिए बोल रहा था, लेकिन अक्षत बिना एक्सप्रेशन के अभी भी अपने काम को बहुत ही ध्यान से किया जा रहा था। वहीं अक्षत को शायद जैक्सन का चिल्लाना पसंद नहीं आ रहा था, इसीलिए वह उसके करीब गया और अपने होठों पर फिंगर रखते हुए बोला, शश यहाँ पर सिर्फ मैं बोलता हूँ और सभी सुनते हैं। उसकी बात सुनते ही जैक्सन की डर से हालत खराब हो गई। लाइक, कमेंट, शेयर एंड रिव्यू, थैंक यू। अब आगे। वही जैक्सन के दर्द से बुरी हालत थी। वह चीखते हुए अपने आप को अक्षत को छोड़ने के लिए बोल रहा था, लेकिन अक्षत बिना एक्सप्रेशन के अभी भी अपने काम को बहुत ही ध्यान से किया जा रहा था। वहीं अक्षत को शायद जैक्सन का चिल्लाना पसंद नहीं आ रहा था, इसीलिए वह उसके करीब गया और अपने होठों पर फिंगर रखते हुए बोला, शश यहाँ पर सिर्फ मैं बोलता हूँ और सभी सुनते हैं। उसकी बात सुनते ही जैक्सन की डर से हालत खराब हो गई। सिया अभी भी गहरी नींद में सो रही थी, तभी उसे कुछ हलचल महसूस हुई जिससे उसकी आंख खुल गई। उसने जब अपने आसपास देखा तो अक्षत वहां पर नहीं था। ये देखकर उसने एक लंबी सांस ली और कर बेड पर बैठ गई। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके शरीर पर कपड़े नहीं हैं। उसने पास पड़ा अक्षत का शर्ट उठाया और उसे पहनते हुए बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद सिया बाथरोब के साथ बाहर निकली, तभी उसकी नज़र सामने पड़े बैग पर पड़ी। यह वही बैग था जो अक्षत ने उसके साथ खरीदा था, जिसमें सिया के लिए कपड़े थे। वह उसके पास गई और उन कपड़ों को एक एक कर देखने लगी। सभी उसमें इंडियन वेयर थे। ये देखकर उसे काफ़ी अच्छा महसूस हुआ, क्योंकि सिया छोटे कपड़े नहीं पहनती थी, वह ज़्यादातर इंडियन वेयर ही पहनती थी। साथ ही उसे सिंपल लुक रखना पसंद था। उसने उसमें से एक ब्लैक कलर की कुर्ती और एक ब्लू डेनिम की जीन्स निकालकर पहन ली। अब उसे उस रूम में घुटन होने लगी थी। वह जब से यहाँ आई थी तब से एक पल के लिए भी इस रूम से अकेली बाहर नहीं गई थी। वह 2-3 बार गई थी तो अक्षत के साथ, इसीलिए उसे बाहर जाकर देखने का मन कर रहा था कि वह घर कैसा है, साथ ही यहाँ पर कौन कौन रहता है, क्योंकि अभी तो उसने ज़्यादातर अक्षत और सनी, राघव के सिवा सर्वेंट को ही देखा था।
बाकी कोई भी वहां पर सिया के नजर में नहीं आया था। वह जैसे ही डोर के पास पहुंची कुछ सोचकर उसने अपना हाथ उठाया डोर खोलने के लिए, लेकिन अचानक से उसे कुछ याद आया और वह अपना हाथ पीछे कर ली। वह बोली, नहीं सिया, तुम ये गलती नहीं कर सकती। पता नहीं वह मॉन्स्टर क्या करेगा तुम्हें सजा देने के लिए, वह फिर से तुम्हें टॉर्चर ना करे। ये सोचते ही वह दोबारा से बेड के पास आई और बैठ गए। अब सिया को भूख भी लग गई थी क्योंकि बहुत देर से उसने कुछ खाया नहीं था। जैसे ही उसे अपने पेट से आवाज महसूस हुई, वह अपना हाथ पेट पर रखी और कसकर दबाते हुए बोली, क्या करूं मैं, कैसे इस रूम से बाहर जाऊं, कहीं वह मॉन्स्टर मुझे पनिश तो नहीं करेगा ना। ये सोचकर उसने कुछ देर के लिए एक नज़र डोर की तरफ घूर कर देखा, फिर वह बोली, चाहे कुछ भी हो जाए अब तो मैं इस रूम से बाहर जाकर ही रहूंगी। सिया की एक कमजोरी थी, उसे भूख बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती थी और इस समय उसका हाल कुछ ऐसा ही था। वह जैसे ही उस घर से बाहर निकली डरते डरते अपना कदम आगे बढ़ाने लगी। किसी तरह से वह सीढ़ियों के पास पहुंच गई थी। उसे इतना तो पता था कि किचन नीचे है, इसीलिए उसने एक नज़र अपने आसपास देखा और सीढ़ियों से उतरते हुए जैसे ही हॉल में आई सामने देखी तो पूरा घर खाली था, कोई भी वहां पर नहीं था। साथ ही उस घर की थीम ब्लैक एंड ब्राउन थी, जिस वजह से सिया को डर लगने लगा। वह चारों तरफ किचन खोजते हुए बोली, ये घर है या भूत बंगला, पता नहीं यहाँ पर लोग कैसे रहते हैं। तभी अक्षत के बारे में सोचकर उसका मुंह बन गया। वह अपनी नाक सिकुड़ते हुए बोली, मैं भी किस बारे में बात कर रही हूँ, वह मॉन्स्टर है ये, ऐसा कि उसका घर भी उसके जैसा है। ये बोलकर वह जैसे ही अपना कदम आगे बढ़ाई तभी उसे किचन नजर आ गया। किचन को देखकर सिया की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह जल्दी से किचन में गई और एक नज़र फिर से बाहर देखा। जब उसे कोई दिखाई नहीं दिया तो वह फ्रिज और आसपास कुछ खाने के लिए ढूंढने लगी, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। तभी उसकी नज़र नूडल्स के पैकेट पर पड़ी, जिसे देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह जल्दी से अपने लिए नूडल्स बनाने लगी। साथ ही उसे डर भी लग रहा था कि कहीं कोई आ न जाए, और सबसे ज्यादा डर तो इस समय उसे अक्षत से लग रहा था। पता नहीं उस बंदे का मूड कब कैसा होता था, ये सिया भी नहीं जान पाती थी। दूसरी तरफ मैक्स जैक्सन के सामने चेयर पर बैठा एक तक उसे घूरे जा रहा था। उसकी आंखों में इस समय एक अलग ही खौफ दिखाई दे रहा था। वही जैक्सन के डर के मारे हालत खराब हो गई थी। तभी उसे मैक्स की आवाज सुनाई दी, अब्दुल्ला कहाँ है। जैसे ही जैक्सन ने उसकी बातों को सुना उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वह अपना सरना में हिलाते हुए बोला, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता, अंकल को पता था, मैं नहीं जानता। वही जैक्सन की बात सुनते ही मैक्स की आंखें एक बार फिर से गुस्से में लाल हो गई। उसने अपने बॉडीगार्ड को कुछ इशारा किया। उसका इशारा समझते ही बॉडीगार्ड ने तुरंत उसके सामने की स्क्रीन ऑन कर दी। वही जैक्सन की नज़र जैसे ही स्क्रीन पर पड़ी उसके आंखों में बेतहाशा डर दिखाई देने लगा। दरअसल स्क्रीन पर अभी वही शो हो रहा था जो कुछ देर पहले मैक्स ने उनके बॉडीगार्ड को जिंदा जला दिया था, लेकिन अब वहां के हालात कुछ इस कदर थे कि उनके मांस के टुकड़े उस जले रूम से बाहर निकाला जा रहा था। उनकी हालत देखकर जैक्सन की हड्डियां तक कांप गई। वह पहले से ही मैक्स के खौफनाक तरीके से टॉर्चर करने के बारे में सुना था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि मैक्स इतना क्रूएल होगा। वह अपने मन में बोला, क्या एक आदमी इतना निर्दयी हो सकता है। लेकिन वह सवाल पूछ भी कैसे सकता था। जिस बारे में वह सवाल कर रहा था वह आदमी खुद उसके सामने बैठा था। तभी एक बॉडीगार्ड अक्षत के पास आया और उसके हाथों में एक गर्म लोहे की रॉड पकड़ा दी। वही अक्षत उस रॉड की तरफ एक नज़र देखा और साइको की तरह अपनी गर्दन सहलाते हुए बोला, वैसे तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला था, लेकिन अब तुम खुद ही अपने आप को इस दलदल में धकेल रहे हो, तो मैं तुम्हें बाहर क्यों निकाल लूं। ये बोलकर वह रोड पकड़े जैक्सन के पास आया और उस रोड को जैक्सन के सीने पर रख दिया, जिससे जैक्सन की एक तेज चीख निकल गई। वह रोड बहुत ज्यादा गर्म था। उसे देखने पर ही उसके रेड कलर से धड़कते लावे को देखकर दूर से ही गर्मी महसूस हो रही थी, लेकिन जैसे ही जैक्सन के सीने पर मैक्स ने उस रोड को रखा, जैक्सन की चीख इतनी भयंकर थी कि उस रूम से बाहर तक आवाजें आ रही थी, लेकिन मैक्स को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह जगह जगह उस रोड को जैक्सन के शरीर पर लगाते हुए सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहा था, अब्दुल्ला कहाँ है। वही मैक्स के टॉर्चर से जैक्सन की हालत बद से बुरी हो गई थी। वह हकलाते हुए बोला, प्लीज तुम मुझे छोड़ दो, मैं सब कुछ बताऊंगा। उसकी बात सुनते ही मैक्स के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। उसने अपने हाथों में पकड़े रोड को एक बॉडीगार्ड को दिया और दोबारा से जैक्सन के बालों को कसकर अपने हाथों में पकड़ते हुए उसका सर ऊपर कर बोला, मैंने बोला था ना कि यहाँ का राजा भी मैं हूँ और बादशाह भी मैं हूँ, अब बताओ अब्दुल्ला कहाँ है। मैक्स की खौफनाक बातें सुनकर जैक्सन की हड्डियां तक हिल गई। वह हकलाते हुए बोला, मुझे नहीं पता कि वह कहाँ है, लेकिन कल रात को वह अंकल के फार्म हाउस पर मिलेगा। उसकी बात सुनते ही मैक्स के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। उसने जैक्सन के बालों को छोड़ दिया और वहां से बाहर निकल गया, लेकिन अभी भी जैक्सन का टॉर्चर कम नहीं हुआ था।
जैसे ही मैक्स वहां से बाहर निकला उसके बॉडीगार्ड ने जैक्सन को टॉर्चर करना चालू कर दिया क्योंकि मैक्स की सख्त हिदायत थी कि किसी भी हालत में सुबह तक उसे जैक्सन की लाश चाहिए, वह भी बुरी तरह से टॉर्चर की हुई। बॉडीगार्ड तो बस उसी की आज्ञा का पालन कर रहे थे। वही कुछ देर बाद मैक्स की कार जैसे ही उसके विला के सामने आकर रुकी, उसने एक नज़र वहां से अपने घर की तरफ डाला और जैसे ही उसकी नज़र अपने आप पर पड़ी तो उसने अपने शर्ट के बटन खोलने शुरू कर दिए। इस समय मैक्स की शर्ट पूरी तरीके से खून से सनी हुई थी और वह इस हालत में सिया के सामने नहीं जा सकता था। वह अपना शर्ट निकाल कर बाहर आया और बिना शर्ट के अंदर चला गया। जैसे ही वह अपने विला के हॉल में पहुंचा तभी उसे किचन से कुछ आवाजें सुनाई दी। आवाज को सुनने के बाद मैक्स की आंखें छोटी हो गई। वह जानता था कि इस समय किचन में सर्वेंट नहीं हो सकते क्योंकि उनका टाइमिंग फिक्स था। जब उन्हें कोई काम रहता था तभी वहां पर होते थे, नहीं तो बाकी टाइम वह अपने सर्वेंट क्वार्टर में रहते थे। वह अपना कदम जैसे ही किचन की तरफ बढ़ाया, सामने देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। दरअसल सिया अभी किचन प्लेटफॉर्म पर बैठी थी। वही उसके हाथ में एक बड़ा सा बाउल था जिसमें नूडल्स भरा हुआ था। वह अपनी आंखें बंद किए खुशी से नूडल्स को खाए जा रही थी। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, साथ ही सुकून भी। सिया को बहुत दिनों बाद ऐसा चटपटा खाने को मिला था, नहीं तो अक्षत से ज्यादातर टाइम घास फूस ही खिलाता रहता था। सिया को देखकर अक्षत की आंखें छोटी हो गई। वही सिया इन सभी से बेखबर अपने नूडल्स को खा रही थी। तभी अक्षत के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। वह दबे कदमों से सिया के पास पहुंचा और उसके कानों में गर्म सांस छोड़ते हुए बोला, बेबी गर्ल, आई एम हंग्री। सिया के कानों में जैसे ही अक्षत की आवाज में पड़ी, वह हैरानी से सामने देखी तो अभी उसके सामने मॉन्स्टर खड़ा था जो सिया की तरफ देखते हुए एक डेविल स्माइल दे रहा था। वही सिया का मुंह अभी भी शॉक की वजह से खुला था जिसमें नूडल्स पड़े हुए थे। सिया को ऐसा लग रहा था कि वह उस नूडल्स को बाहर निकाल दे, लेकिन उसकी हालत ऐसी थी कि ना वह उन नूडल्स को निगल सकती थी और ना ही बाहर निकल सकती थी। वही अक्षत ने जब सिया को अपना मुंह खोले हैरानी से उसके तरफ देखते देखा तो उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। वह सिया के करीब गया और उसके कमर में अपने हाथ डालते हुए उसे अपने करीब किया और सिया के होठों से अपने होंठ को जोड़ दिया। अब अक्षत के मुंह में भी नूडल्स का टेस्ट आने लगा था। हालांकि अक्षत हमेशा डाइट और न्यूट्रिशन से भरा फूड खाता था, लेकिन आज सिया के नूडल्स खाकर उसे वह काफी टेस्टी लगे। अब पता नहीं सिया के नूडल्स का टेस्ट था या उसके होठों का, लेकिन अक्षत उसमें कुछ इस कदर डूबा था कि वह सिया के मुंह से हर एक कोने को शक करते हुए अपनी जीभ घुमाकर नूडल्स का टेस्ट महसूस करने की कोशिश कर रहा था। वही सिया अभी भी हैरानी से अपनी आंखें बड़ी कर उसे देख रही थी। तभी उसके कानों में तो सिर्फ अक्षत की आवाज सुनाई दी, व्हाट अ टेस्ट बेबी गर्ल। तभी उसे अपनी सांसें बंद होती हुई महसूस हुई। लाइक, कमेंट, शेयर एंड रिव्यू। थैंक यू।